बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो ऑफ CS61 बोर्ड डाटा वेयर हाउसिंग। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट्स देने की और रिकॉर्ड करने की एफर्ट है वो मेरी है, बट ये जो सारे क्वेश्चंस कंपाइल करने की एफर्ट है, दिस एफर्ट का जो क्रेडिट जाता है दैट गोज़ टू जुनेद एंड वक्कार एंड हादी। तो जिनकी एफर्ट होती है उनका नेम लेना चाहिए और किसी के और की एफर्ट को स्टील नहीं करना चाहिए। बट मेरी इसमें जो एफर्ट होगी वो आपको कॉन्सेप्ट्स देना और जो इनके राइट आंसर्स हैं वो बताना। और इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा एज़ फार एज़ ऑब्जेक्टिव पार्ट इज़ कंसर्न। सब्जेक्टिव इसमें थोड़ा बहुत कवर है लेकिन ज़्यादा कवर नहीं है। MCQs में ज़्यादा कवर करूँगा। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है, बंदा परेशान होता है इसको कैसे कवर करें। तो मैंने इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो सारे गैदर किए हैं, तमाम फाइल्स, और मैं उनको कवर करूँगा और साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल MCQs आएँ तो आप उनको सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले डैश मीन्स मीटिंग कस्टमर नीड्स नॉट नेसेसरी एक्सीडिंग दैम। तो क्वालिटी बेसिकली ये चीज़ होती है कि इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसमें ये होता है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, हम उनको फुलफिल करें। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको एक्सीड करें, एक्सीड करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उनको फुलफिल करना, उनको मीट करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है द पर्पस ऑफ हाउस ऑफ क्वालिटी। अच्छा, हाउस ऑफ क्वालिटी में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो तमाम क्वालिटी के लिए काम करते हैं और दो रिस्क होते हैं उन्होंने ख़त्म करने होते हैं। पहला रिस्क ये होता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है ऐसा ना हो कि वो कन्फर्मेंस उनके साथ ना आए, और दूसरा ये कि जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, ऐसा ना हो कि फाइनल प्रोडक्ट उनके साथ कंप्लाई ना करे। तो यानी प्रोडक्ट बनाते हुए भी वो काम करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट के लिहाज से भी वो रिस्क को कैटर करते हैं। तो दिस इज़ दी हाउस ऑफ क्वालिटी टेक्निक जो कि रिड्यूस करती है। कितने टाइप्स ऑफ रिस्क बन जाते हैं? 2 टाइप्स ऑफ रिस्क जिनको ये रिड्यूस करती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है पैरेललिज्म कैन डैश सिस्टम परफॉर्मेंस ऑन ओवर यूटिलाइज सिस्टम और सिस्टम विद स्मॉल इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ। तो पैरेललिज्म वैसे तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, लेकिन जब हमारे पास ओवर यूटिलाइज सिस्टम है, यानी पहले ही उसके बाद बहुत ज़्यादा काम है और जो उसकी इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ है वो कम है उस वक्त, यानी ज़्यादा डाटा तेज़ी से ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो उस टाइम पर अगर पैरेललिज्म को करेंगे तो वो रिड्यूस कर देगा सिस्टम परफॉर्मेंस को। जब हमारे पास सिस्टम अंडर यूटिलाइज्ड है और हमारे पास पैरेललिज्म के हार्डवेयर आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तब हमारे पास पैरेललिज्म परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। अब भी इस सिचुएशन में ओवर यूटिलाइज सिस्टम में और इन बैंडविड्थ भी कम है हमारे पास इनपुट आउटपुट को ट्रांसफर करने के लिए, तो ये रिड्यूस कर देगा सिस्टम की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है डाटा डिपेंडेंसी बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ कंप्यूटेशन इंट्रोड्यूस सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट दैट फोर्स डैश एग्जीक्यूशन। तो जब हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और डिपेंडेंसीज आ जाती हैं डिफरेंट फेजेस में, तो हमें एक सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करनी पड़ जाती है, यानी एक सीक्वेंस में चीज़ों को चलाना पड़ जाता है। एक चीज़ चलती है तो दूसरी उसके ऊपर डिपेंड होती है कि वो ख़त्म होगी तो मैं चलूँगी, जिसकी वजह से सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हमें करनी पड़ती है, हम पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि देयर आर मैनी वेरिएंट्स ऑफ ट्रेडिशनल नेस्टेड लूप जॉइन when the entire table is scanned it is called। अच्छा, नेस्टेड लूप जॉइन जो होता है उसके अंदर हमारे पास एक नाइव नेस्टेड लूप जॉइन होता है, एक नेस्टेड लूप जॉइन इंडेक्स बेस्ड होता है और एक हमारे पास टेम्परेरी इंडेक्स बेस्ड होता है। तो ये 3 इसकी टाइप्स होती हैं। जब हम इंटायर टेबल को स्कैन कर देते हैं तो ये नाइव यानी सबसे सिंपल वाला नेस्टेड लूप जॉइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि data mining is dash approach where browsing through data using data mining techniques may reveal something that might be of interest to user as information that was unknown previously। तो एक तो इसके अंदर unknown का वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जो पहले हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता थी वो डाटा माइनिंग से निकलती है, और दूसरा ये कि डाटा माइनिंग जो होती है ये एक्सप्लोरेटरी टेक्निक होती है, यानी इसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, हमें पहले से चीज़ों का नहीं पता होता, हम प्रॉपर उसकी सर्च उस तरह से नहीं करते कि हम कोई कीवर्ड दें उस लिहाज से सर्च करें, बल्कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और जो चीज़ें यूज़र को पहले से नहीं पता होती वो उनको ढूंढता है। ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होती है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो हमारे पास सारी टेक्निक्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं कि एक्सप्लोर करके नई चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा माइनिंग यूजेस डैश एल्गोरिदम्स टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड रेगुलरिटीज़ इन डाटा। तो जो हमने पैटर्न्स और रेगुलरिटीज़ डाटा में देखनी होती हैं उनके लिए हम स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं डाटा माइनिंग में। नेक्स्ट हमारे पास है एज अपोज टू द आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन एस्टिमेशन डील विद डैश वैल्यूड आउटकम। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन जो होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में या 0 होगा या 1 होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हमारे पास डिस्क्रीट आउटकम होती है।
लेकिन जब हम एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन में हमारे पास एक लाइन बन जाती है, वो लाइन हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देती है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। तो इसका कंटिन्यूस वैल्यू आउटकम है, यानी आपको 1 2 3 0.11 इस तरह के आंसर आएंगे, डिफरेंट आंसर्स आएंगे। ये नहीं होगा कि कोई स्पेसिफिक डिस्क्रीट आंसर्स आपको मिलेंगे, एक कंटिन्यूस वैल्यू आउटकम मिलेगी एस्टिमेशन में, जबकि क्लासिफिकेशन में आपको डिस्क्रीट आउटकम मिलती है। ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि डाटा माइनिंग में यूज होते हैं। डैश इज द टेक्निक इन विच एग्जिस्टिंग हेट्रोजेनस सेगमेंट्स आर रीशफल्ड रीलोकेटेड टू होमोजीनियस सेगमेंट्स। तो हमारे पास हेट्रोजीनियस सेगमेंट है, यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको हम रीलोकेट कर देते हैं होमोजीनियस सेगमेंट, यानी इकट्ठा ग्रुप्स में जमा कर देते हैं एक तरह के सेगमेंट्स में। तो ये क्लस्टरिंग होती है, यानी उनके क्लस्टर्स बना जाते हैं, उन एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं चीज़ों को। तो दिस इज बेसिकली क्लस्टरिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, मेजॉरिटी ऑफ डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स फेल ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डैश। तो हमारे पास जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स कर दें तो हमारे पास जो डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इम्प्लीमेंटिंग अ डेटा वेयर हाउस रिक्वायर्स डैश इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। तो टाइटली इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ हमारे पास जो होती हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर होती हैं, आपस में एक्टिविटीज़ का रिलेशन होता है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है और वो टाइटली इंटीग्रेटेड होती हैं। अगर ये टाइटली इंटीग्रेटेड नहीं होंगी तो हमारा डेटा वेयर हाउस सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है, इन डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट इज अश्योर दैट डैश एनवायरनमेंट इज सिमिलर टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सिमिलर टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट लेके आते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर। नॉर्मल प्रोजेक्ट में तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मल प्रोजेक्ट में हम डेवलप करते हैं, फिर प्रोडक्शन में टेस्टिंग करते हैं, फिर प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही डेवलपमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को सिमिलर बनाना पड़ता है, क्योंकि जैसे डाटा वेयर हाउस बनता है, यूज़र उसको यूज़ करता है तो वो नई डिमांड्स लेके आता है, नई रिक्वायरमेंट्स लेके आता है कि अब डाटा वेयर हाउस को ये काम भी करना चाहिए। तो इस वजह से इसकी जो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है वो सिमिलर होती है। फॉर अ डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट द की रिक्वायरमेंट आर डैश एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। तो इसके लिए हमारे पास इंडस्ट्री का और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। The application development quality assurance activities cannot be completed until data is stabilized। जब डाटा स्टेबलाइज होगा, एक बार डाटा स्टेबल सिचुएशन में आ जाएगा, तब हम उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डाटा बीच में है, प्रॉपरली अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हम नहीं कर सकते। तो दिस इज़ बेसिकली द स्टेबलाइज्ड आंसर। उसके बाद हमारे पास है, मैनी डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट टीम्स वेस्ट एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ टाइम सर्चिंग इन वेन फॉर अ सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का मतलब क्या है कि अच्छी चीज़ की तलाश में जाते हैं, बेस्ट चीज़ की तलाश में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं सिल्वर बुलेट के लिए सर्च करते हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए डाटा वेयर हाउस के सिचुएशन में। नेक्स्ट है, वन नीड्स टू स्लॉट The alternative tools into categories that allow for meaningful comparison in order to evaluate tools। यानी हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव टूल्स होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उनको हम एक जगह पर लेके आते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में उनको स्लॉट कर देते हैं, यानी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उनको लिस्ट डाउन कर देते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं आपस में कि कौन सा टूल किस लिहाज से किस चीज़ में अच्छा है, फिर उस लिहाज से हम चूज़ करते हैं। तो दिस इज बेसिकली टू एवेलुएट टूल्स। नेक्स्ट है, investing years in architecture and forgetting the primary purpose of solving business problems reflecting in efficient application। this is example of dash mistake। तो बेसिकली ये एक्सट्रीम आर्किटेक्चर डिज़ाइन की मिस्टेक है कि हम क्या करते हैं कि आर्किटेक्चर पर फोकस करते रहते हैं और बिजनेस प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करते। मतलब डिज़ाइन पे ही हम सोचते रहते हैं कि कैसा डिज़ाइन होगा, कैसा डिज़ाइन होगा, और टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाते ही नहीं हैं, हम बिजनेस प्रॉब्लम की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक्सट्रीम आर्किटेक्चर डिज़ाइन की। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 5 मेजर कॉटन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज है जो कि पाकिस्तान है 5 मेजर में। ये हमारे पास केस स्टडी से एक MCQ आया हुआ है। नेक्स्ट है कि मुल्तान डिवीजन इज़ द कॉटन हब ऑफ पंजाब, और मुल्तान डिवीजन है वो कॉटन का हब है। ये हमारे पास केस स्टडी से MCQs आए हुए हैं। Next है, dash is a process which involves gathering of information about column through execution of certain queries with intention to identify erroneous records। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कॉलम्स होती हैं उनके इर्द गिर्द उनको मतलब रेफरेंस लेते हुए हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से जो रिकॉर्ड्स हैं वो ख़राब हैं। तो ये बेसिकली जो चीज़ होती है इसको डाटा प्रोफाइलिंग बोलते हैं। डाटा प्रोफाइलिंग जो होती है वो हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पता चले। जितने ख़राब रिकॉर्ड होंगे हमें उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करके उनको सही करना पड़ेगा। Next is the relational databases allow you to navigate the data in dash that is appropriate using primary foreign key structure within the model। तो relational databases हमें any direction में allow करते हैं, हम किसी भी direction में
डाटा को नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन डैश सिस्टम कंटेंट्स चेंज विद टाइम। तो OLTP सिस्टम होते हैं जो हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं, जो मतलब ऑपरेशनल सिस्टम्स बेसिकली होते हैं। इनके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, वो अपडेट होती रहती हैं। बाकी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टाइम के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होते। ATM जो होता है ये इस लिहाज से आ नहीं रहा कॉन्टेक्स्ट में फिट, वरना ये भी चेंज होता ही रहता है। इसमें क्या चेंज होता है, डेली यूज़र आ रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। OLAP जो होता है हमारे पास एनालिटिकल प्रोसेसिंग वाला जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये भी ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो इसका बेसिकली जो आंसर बनता है दैट इज़ OLTP बुक के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। अब प्राइमरी की इज़ रिपीटेड इन डैश स्प्लिटिंग। तो हमारे पास जो वर्टिकल स्प्लिटिंग होती है तो उसके अंदर प्राइमरी की को रिपीट कर दिया जाता है। जैसे टेबल है उसको दरमियान से आप काट देते हैं, तो हो सकता है प्राइमरी की पिछले वाले टेबल के अंदर रह गई हो, तो हम इस टेबल में भी एक कॉलम बना के इसको रिपीट करते हैं। नेक्स्ट है Data transformation services provide a set of tools that let you extract, transform and consolidate data from disparate sources into Dash। तो DTS हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये हमें अलाउ करता है कि हम सिंगल या मल्टीपल डेस्टिनेशंस में अपना डाटा ले जाएं, ट्रांसफॉर्म करके और कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके। सिंगल में भी ले जा सकते हैं और मल्टीपल में भी ले जा सकते हैं। Next, if some error occurs, execution will be terminated abnormally। Execution abnormally terminate हो जाएगी अगर कुछ error होता है। And all transaction will be rolled back। और तमाम transaction जो होती हैं वो roll back कर दी जाती हैं, उनको वापस कर दिया जाता है। In this case, when we will assess the database, we will find it in a state that was before the execution of the package। यानी पैकेज के एग्जीक्यूट होने से पहले, पैकेज रन होने से पहले जो डेटाबेस की सिचुएशन थी उसमें वो चला जाएगा, क्योंकि तमाम ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक कर दिया होगा। नेक्स्ट है The execution can be completed successfully or it may be stopped due to some error। If some error occurs, the execution will be terminated and normally and all transaction will be rolled back। अगर error होता है तो transactions को terminate कर दिया जाएगा और roll back कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है कि टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, हम क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं, हम डाटा प्रोफाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई डैश रिक्वायर्ड वी नीड, अब ये भी डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने आइडेंटिफाई करनी हो तो डाटा प्रोफाइलिंग हम परफॉर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट, टू जज द इफेक्टिवनेस वी परफॉर्म डाटा प्रोफाइलिंग ट्वाइस। अच्छा, अब कोई भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है उसकी हमने जब इफेक्टिवनेस देखनी है कि कितनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो एक तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले डाटा प्रोफाइलिंग देखते हैं कि अब कितने एरर्स हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद दोबारा हम चेक करते हैं कि अब कितने एरर्स हैं। तो इसका जो आंसर है बनता वो ये है कि वन बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इफ डेट्स आर मिसिंग वी मस्ट नीड टू कंसल्ट। अच्छा, अगर हमारे पास डेट्स मिसिंग होती हैं तो अब हमें गोल्डन कॉपी को कंसल्ट करना पड़ता है, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उससे देखना पड़ता है कि डेट क्या है। कि फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है तो हम उसको नहीं फिल कर सकते। किसी एम्प्लॉय का जेंडर मिसिंग है तो हम उसके नेम के लिहाज से उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को तो नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमें गोल्डन कॉपी को रेफर करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हर साल जो डाटा होता है वो डबल होता रहता है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता रहता है। नेक्स्ट है लिस्ट डाउन एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ मोलैप। ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्किप कर देते हैं। What is अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन डाटा माइनिंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि जहाँ पर हम जो डाटा होता है उसके साथ हम उसकी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करते, जो यूज़र की इनपुट है वो प्रोवाइड नहीं की जाती टू द DM टेक्निक, और जिसकी वजह से हमारे पास जो डाटा है वो इटसेल्फ खुद लर्निंग करता है और कोई प्रायोरी नॉलेज इसके अंदर नहीं होता। यही इसका कॉन्सेप्ट है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। उसके बाद है कि लिस्ट डाउन एनी 4 वेज टू आइडेंटिफाई सेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हमने सेशन आइडेंटिफाई करना हो कि ये सेशन कौन सा है, सिंगल सेशन को आइडेंटिफाई करना हो www वर्ल्ड वाइड वेब में, तो उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम टाइम कंटिन्यूस लॉग एंट्रीज लेते हैं, यानी कंटिन्यूस टाइम में एक साथ इकट्ठे जो लॉग एंट्रीज हो रही हैं उनको देखते हैं। जो इकट्ठी हो रही होती हैं एक ही ISP से आ रही होती हैं तो हम उनको एक सिंगल सेशन मान लेते हैं। फिर दूसरा ये है कि ट्रांजिएंट कुकीज़ का यूज़ करते हैं, जो सेम कुकी होगी हम कहेंगे कि एक सेशन की है। फिर तीसरा ये है कि HTTP सिक्योर सॉकेट लेयर का इस्तेमाल करते हैं, एक जो सिक्योर सॉकेट लेयर के अंदर डाटा होगा वो हम कहेंगे कि एक सेशन का है। फिर सेशन ID पिंग पोंग सेशन ID भी हम यूज़ कर सकते हैं, और परसिस्टेंट कुकी भी यूज़ करते हैं, यानी कुकीज़ ट्रांजिएंट भी हो सकती हैं जो सेशन के बाद डिलीट हो जाएंगी, या परसिस्टेंट कुकीज़ भी हो सकती हैं जो अगर सेशन क्लोज भी हो गया तो वो वहीं पर अवेलेबल रहती हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम किसी सेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच अथॉरिटीज रिकॉर्डिंग द पेस्ट स्कॉटिंग डाटा इन पंजाब। तो ये बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड है जो कि रिकॉर्ड कर रहा होता है पेस्ट रिकॉर्डिंग का डाटा, और ये 1984 से पंजाब में है।
तो ये आपने याद रखनी है इसकी एब्रीविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेस्ट वार्निंग। पेस्ट वार्निंग का मतलब है कि जो हमारे पास कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी वार्निंग देता है। एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड, और जो उनके स्प्रे होते हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो ये डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट एज करेक्ट और इनकरेक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर इन आइदर केस। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा आते हैं डेटा वेयर हाउसिंग में। क्या स्टेटमेंट दी होगी, आपने बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन वैलिडेशन, अगर हमारे पास कोई डिफेक्ट्स हैं जो एट्रीब्यूट डोमेन वैलिडेशन के अंदर हमें मिले, देन इट इज बेटर टू फिक्स द एरर इन DWH एंड लीव द डेटा सोर्स एज इट इज। तो ये हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हम अगर करेंगे ना कि एरर्स को सिर्फ DWH में फिक्स कर देंगे और सोर्स में फिक्स नहीं करेंगे तो दोबारा एरर आता रहेगा। तो बेसिकली ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या करना पड़ता है, डेटा सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एरर की सोर्स कहाँ पर है, और फिर उस सोर्स को हमें फिक्स करना पड़ता है। और अगर हम रूट कॉज को फिक्स नहीं करेंगे तो हम जो हमारे पास एरर है वो फिर भी आता रहेगा। इसकी यहाँ पर एक एनालॉजी की हुई है कि हमारे पास अगर एक लेक है, उसके अंदर आप टॉयलेट को फ्लश करते रहें और फिर लेक को साफ करते रहें, तो क्या आपका मसला हल होगा? नहीं होगा। आप लेक को साफ कर देंगे, अगली बार फिर टॉयलेट उसमें फ्लश हो जाएगा, लेक फिर से खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें सोर्स ठीक करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि इन प्रेडिक्शन टेस्ट डेटा सेट इज यूज टू परफॉर्म द मॉडल एंड एसोसिएटेड रूल्स। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, डाटा को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, एक हमारे पास ट्रेनिंग डाटा होता है और एक टेस्ट डाटा होता है। तो हमारे पास जो प्रेडिक्शन में मॉडल को फॉर्म करना है और जो उसके रूल्स बनाने हैं वो हम ट्रेनिंग डाटा से बनाते हैं। फिर उसको वैलिडेट करने के लिए कि वो ठीक मॉडल बना है या नहीं, हम टेस्ट डाटा का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द थ्री मेजर अप्रोचेस फॉर असेसिंग द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन वेब। वेब पर इन्फॉर्मेशन असेस करने के लिए क्या क्या अप्रोचेज हो सकती हैं, हम कैसे असेस कर सकते हैं। तो हमारे पास कीवर्ड बेस्ड सर्च हो सकती है, जैसे आप google.com खोलें और वहाँ पर कोई कीवर्ड लिखें, उसकी बेस पर आपके पास सर्च हो जाएगी। नेक्स्ट है क्यूरिंग डीप वेब सोर्सेज, यानी हमारे पास जो वेब सोर्सेज हैं उनको आप क्यूरी कर सकते हैं, जो डीप वेब सोर्सेज हैं। तीसरा है रैंडम सर्फिंग, यानी आपने एक टैब खोला, उससे क्लिक किया, कहीं चले गए, फिर कहीं निकल गए। वेब लिंकेज पॉइंटर्स हैं, एक यूआरएल आपको कहीं लेके जा रहा है, कहीं लेके जा रहा है। तो ये तीन तरह की चीज़ें हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं वेब से। नेक्स्ट है वी कैन आइडेंटिफाई द सेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब बाय यूजिंग टाइम कॉन्टिन्यूअस लॉग एंट्रीज। हमने देखा था कि टाइम कॉन्टिन्यूअस लॉग एंट्री से हम सेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। वो क्या लिमिटेशन है? तो इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं टाइम कॉन्टिन्यूअस लॉग एंट्रीज की, वो ये होती हैं कि हम देख रहे होते हैं कि एक आईएसपी कौन सा है, तो आईएसपी के लिहाज से उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन आईएसपी में डायनामिक आईपी भी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही डायनामिक आईपी मल्टीपल यूजर्स को एक कंटिन्यूअस टाइम में मिल गई हो। तो इसका मतलब है कि हम सही यूजर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, सही विजिटर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। दूसरा मसला ये हो सकता है कि हमारे पास एक ही यूजर को डिफरेंट डायनामिक आईपी में मिल सकती हैं, तो ये भी मसला है कि हमें लग रहा है डिफरेंट विजिटर्स हैं लेकिन वो एक ही विजिटर होगा। और तीसरा ये है कि ब्राउजर जो होता है वो फायरवॉल के पीछे हाइड हो सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, 2 लिमिटेशंस को मैंने आपको 3 बता दिए। नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ द रिटेल बैंक्स 50% ऑफ कस्टमर्स आर अनप्रॉफिटेबल। अब हमारे पास क्या होता है कि रिटेल बैंक्स जो होते हैं उनके अंदर 50% कस्टमर्स अनप्रॉफिटेबल होते हैं। अब इस सिचुएशन को अगर कंसीडर किया जाए, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन WH की कौन सी इसके अंदर अप्लाई होगी टू इम्प्रूव द बिजनेस एंड हाउ, तो इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो है वो अप्लाई होता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं, एनालिसिस करेंगे कि कौन से कस्टमर्स हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हैं, और हमें इसके लिए बैलेंस इनफ नहीं रहता बल्कि डेटा वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर्स के डाटा की ज़रूरत पड़ती है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो डाटा वेयर हाउस है ये कैसे हेल्प करेगा, इससे जो हमें डाटा मिलेगा उसकी वजह से हम नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे, प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रक्चर करेंगे और लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स बनाएंगे अगले 3 से 5 सालों के लिए। तो ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज क्लस्टरिंग एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन टेलीकॉम इंडस्ट्री फॉर टारगेटिंग सेल प्रमोशन। तो क्लस्टरिंग हमने देखा था, बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंट हेटेरोजेनियस डाटा होता है उसको हम होमोजीनियस डाटा की फॉर्म और क्लस्टर्स बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर टारगेटेड सेल प्रमोशन को ये कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो अगर हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट यूज़र्स हैं, अगर हम उन यूज़र्स का सारा डाटा लें, फिर उसके क्लस्टर्स बनाएं, क्लस्टर्स बनाने के बाद हमारे पास एक तरह के यूज़र्स सारे इकट्ठे आ जाएंगे क्लस्टर में। जैसे जो डाटा ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आ जाएंगे, जो कॉल्स ज़्यादा करते हैं वो एक क्लस्टर में आ जाएंगे, जो कॉल्स कम करते हैं वो एक में आ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरनेट के पैकेजेस की प्रमोशन किन को प्रोवाइड करनी है, इंटरनेट का बंडल किन को देना है,
जो कॉल्स के पैकेजेस हैं उनकी मार्केटिंग किन को करनी है, तो इस तरह हमें क्लस्टरिंग हेल्प करती है। तो क्लस्टरिंग बेसिकली आइडेंटिफाई करती है आउटलायर रिकॉर्ड्स को बेस्ड ऑन यूक्लिडियन डिस्टेंस। एग्जिस्टिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स डिटेल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आउटलायर्स के लिए, और क्लस्टरिंग जो होती है ये स्पेस लेती है आउटलायर्स। अच्छा, यहाँ पर आउटलायर्स के बारे में ज़्यादा बताया गया है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का नहीं बताया गया। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स की कंप्यूटेशनल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और लार्ज रिकॉर्ड स्पेसिस के लिए या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए रन टाइम ज़्यादा हो जाता है। और इसका जो कंसेप्ट है क्लस्टर इंडेक्स, अच्छा ये आंसर इसका ठीक नहीं है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वी हैव सीन मेनी इश्यूज ड्यूरिंग डाटा एक्विजिशन एंड क्लीनिंग इन एग्रीकल्चर डाटा वेयर हाउस केस स्टडी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जब हम केस स्टडी कर रहे थे एग्रीकल्चर डाटा वेयर हाउस की अपने प्रैक्टिकल लैब्स में, तो हमारे पास कुछ इशू आए थे उसकी डाटा की एक्विजिशन यानी डाटा एक्वायर करते हुए और उसकी क्लिनजिंग में। वो इश्यूज क्या थे, वो किस वजह से आए, हमने ये बताना है। तो हमारे पास इसकी 4 रीज़न थी। एक तो ये कि हमारे पास जो पेस्ट स्कॉटिंग की टीम होती थी वो फील्ड्स में जाती थी और वो मैनुअली फॉर्म्स में डाटा लिखती थी कि यहाँ पर कितना स्प्रे हुआ है, कौन से कीड़े हैं, क्या है। उसके बाद वो लेके जाते थे डिपार्टमेंट में और वहाँ पर फिर मैनुअली उसको कंप्यूटर में एंटर करते थे। फिर जब एंटर करते थे मैनुअली, दूसरा ये इशू आ गया, यहाँ पे भी मैनुअल काम हो रहा है, ह्यूमन इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास जब केस स्टडी के लिए हमने उनसे डाटा लिया तो उन्होंने ओरिजिनल डाटा प्रोवाइड करने के बजाय फोटो कॉपीज प्रोवाइड कर दी कि उन्होंने कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम आपको नहीं देंगे, हम फोटो कॉपीज देंगे, आप इससे काम चलाएं। तो फोटो कॉपीज में क्या हुआ था, टेढ़ी मेढ़ी सी फोटो कॉपी प्रिंट हुई हुई थी। फिर उसके बाद क्या किया, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को हायर किया गया जो उन फोटो कॉपीज की मदद से डाटा उन्होंने एंटर किया कंप्यूटर में ताकि एक डाटा वेयर हाउस डिजिटल बनाया जा सके। तो ये 4 तरीके थे जिनसे मैनुअल हमारे पास तमाम डाटा फ्लो चल रहा था। इसकी वजह से ये तमाम इश्यूज आए थे डाटा एक्विजिशन और क्लिनजिंग के। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स वी कैन यूज इन डीटीएस। प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि बाद में जो चीज़ आ रही है वो पहले के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हमारे पास एक होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब है कोई कंडीशन नहीं है, पहली चीज़ जब खत्म होगी तब दूसरी चीज़ चलेगी। ऑन सक्सेस का मतलब है कि जब पहली चीज़ अगर सक्सेसफुल होगी तो दूसरी टास्क चलेगी। ऑन फेलियर का मतलब है कि पहली टास्क अगर फेल हो जाएगी तो दूसरी टास्क चलेगी। तो ये 3 हमारे पास इसके प्रेसिडेंस के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारे पास डीटीएस में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 पीटाबाइट किस चीज़ के इक्वल होता है, तो ये 2⁻50 के इक्वल होता है और 10⁻15 बाइट्स। तो ये 1 KB अगर आप याद रखें 2⁻10 यानी 1024 के इक्वल होता है, दैट इज 10⁻3। और उसके बाद आप 10 की पावर में 3 ऐड करते जाएं और यहाँ पर आप 10 ऐड करते जाएं 2 की पावर में, तो आपके पास जो भी आया आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मलाइज डिजाइन इज लाइकली टू परफॉर्म मच फास्टर दैन नी नॉर्मलाइज डिजाइन फॉर क्यूरीज दैट प्रॉप द मास्टर टेबल ओनली। नॉर्मलाइज डिजाइन बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बना दिए जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ मास्टर टेबल से क्यूरी लेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम मास्टर टेबल के अलावा बाकी टेबल्स को भी कंसीडर करेंगे तो हमें ज्वाइंस करने पड़ेंगे और ज्वाइंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उसके लिए डीनॉर्मलाइज डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीशन एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल विद राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो होता है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि पार्टीशन एलिमिनेशन यानी पार्टीशन अगर आपने कर दी उसको एलिमिनेट करना है, वापस आपने डाटा ज्वाइन करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसकी थोड़ी डिटेल भी पढ़ देते हैं। राउंड रॉबिन जो होता है ये डाटा को इवनली पार्टीशन में स्प्रेड कर देता है। जैसे राउंड रॉबिन में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट था क्वांटम टाइम था, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता था। यहाँ पर भी ये डाटा को इक्वली पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन ये पार्टीशन एलिमिनेशन को फैसिलिटेट नहीं करता, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक जगह डाटा 10 आइटम्स पड़े हुए थे, एक जगह 2 आइटम्स पड़े हुए थे, लेकिन पार्टीशन में तो कहीं पे 10 और 2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। पार्टीशन में तो या तो हर जगह 10 होंगे या 2 होंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें वो जो 10 वाला था उसके कितने हैं, जो 2 वाला था उसके कितने हैं, तो इस तरह के मसले आएंगे। तो राउंड रॉबिन इज टिपिकली ओनली यूज फॉर टेम्परेरी टेबल्स वेयर पार्टीशन एलिमिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे टेबल्स जहाँ पर एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर ये यूज होता है। कोलोकेशन ऑफ टेबल विद अदर टेबल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू यील्ड परफॉर्मेंस बेनिफिट्स। और दूसरे टेबल्स के साथ भी इसकी कोरिलेशन या ज्वाइन इंपॉर्टेंट ना हो परफॉर्मेंस बेनिफिट्स को यील्ड करने के लिए, वहाँ पर राउंड रॉबिन यूज होता है। जबकि जो हैशिंग होती है जो कोलोकेशन अलाउ करती है, राउंड रॉबिन अलाउ नहीं करती। राउंड रॉबिन जो है वो चीपेस्ट पार्टीशनिंग एल्गोरिथम है जो गारंटी करता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड अक्रॉस द टेबल पार्टीशन। जैसे हमने देखा कि इक्वली डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसके अंदर पैरेललिज्म जो होता है बहुत अच्छे से चलता है और ये चीपेस्ट पार्टीशनिंग एल्गोरिथम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ER लॉजिकल डिजाइन टेक्निक दैट सीज टू रिमूव रिडंडेंसी। ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप कर सकते हैं। मर्जिंग इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
तो जब हम इंफॉर्मेशन को मर्ज करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, जो डुप्लीकेट्स होते हैं हम उनको मर्ज कर रहे होते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। द गोल ऑफ डैश इज़ टू लुक एट एज फ्यू ब्लॉक्स एज पॉसिबल टू फाइंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो इंडेक्सिंग होता है, मतलब हमारे पास पूरा जो डाटा था हमें उसको सर्च करना पड़ता था मैचिंग रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए, लेकिन फिर हमने क्या किया, इंडेक्स बना दिए। इंडेक्स की वजह से क्या होता है कि हमें कम रिकॉर्ड्स में ही डाटा मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इफ एवरी की इन द डाटा फाइल इज रिप्रेजेंटेड इन द इंडेक्स फाइल देन इंडेक्स इज डेंस। अच्छा, एक होता है डेंस इंडेक्स। डेंस का इंडेक्स का मतलब है कि जो भी हमारे पास एंट्रीज हैं तमाम के इंडेक्स बना दिए जाते हैं, वो होता है डेंस इंडेक्स। स्पार्स इंडेक्स वो होता है कि जो हमारे पास फाइल्स हैं, एंट्रीज हैं, उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर ब्लॉक की जो सिर्फ पहली लिस्ट की एंट्री होगी सिर्फ उसका इंडेक्स बनाया जाता है, यानी कम इंडेक्स बनाए जाते हैं। तो डेस इंडेक्स में हर चीज़ का इंडेक्स है, तो जो भी चीज़ हमें सर्च करनी है हमें जल्दी से मिल जाएगी, वो ऑफ वन टाइम में हमें डाटा मिल जाएगा अगर ये मेन मेमोरी में रिजाइड कर रहा है। जबकि जो स्पार्स इंडेक्स है ये स्पेस कम लेगा क्योंकि इनके अंदर इंडेक्स कम होंगे, लेकिन इसके अंदर सर्च करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर हर एंट्री जो है वो रिप्रेजेंट की गई है इंडेक्स के फॉर्म में तो ये डेंस इंडेक्स होता है। नेक्स्ट है डैश इफ फिट्स इनटू मेमोरी कॉस्ट ओनली वन। जैसे मैंने आपको बताया कि डेंस इंडेक्स अगर मेमोरी में आ जाए तो सिर्फ हमारे पास वन डिस्क इनपुट आउटपुट एक्सेस लगेगी, यानी ओ ऑफ वन टाइम में हमारा रिकॉर्ड जो है वो लोकेट हो जाएगा क्योंकि हर रिकॉर्ड का इंडेक्स बना हुआ है। डेंस इंडेक्स इफ फिट्स इनटू मेमोरी ओनली वन इनपुट डिस्क इनपुट आउटपुट एक्सेस। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड फाइल है जिसके अंदर है कि नूमा स्टैंड्स फॉर। तो नूमा बेसिकली हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस होता है। ये पैरेललिज्म के हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास एक तो एसएमपी आता है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोग्रामिंग, दूसरा हमारे पास एमपीपी आता है और तीसरा हमारे पास नूमा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। इनकी वजह से हम पैरेललिज्म को अचीव कर सकते हैं कि हम मेमोरी को नॉन यूनिफॉर्म तरीके से असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललिज्म कैन डैश। ये हमने पहले पढ़ लिया है, जो हम पहले कर चुके हैं मैं उनको स्किप करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। और अगर हमारे पास ट्रेडिशनल नेस्टेड लूप जो हैं के काफ़ी वेरिएंट्स है, अगर इंडेक्स हमारा कंप्लीट टेबल पर नहीं है बल्कि एज अ पार्ट ऑफ क्यूरी प्लान बना हुआ है और सब्सिक्वेंटली ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी जब क्यूरी कर रहे थे तब इंडेक्स बनाया उसके बाद ड्रॉप कर दिया, तो इसको टेम्परेरी इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन बोलते हैं। इसके अलावा जो दो थे, एक इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन था, एक नाइव नेस्टेड लूप। अगर पूरे टेबल पर बना हुआ है ये नेस्टेड नाइव नेस्टेड होता है। अगर इंडेक्स बने हुए हैं क्यूरी के लिहाज से तो ये इंडेक्स होता है, लेकिन अगर ड्रॉप कर दिए जाएं बाद में तो ये हमारे पास टेम्परेरी इंडेक्स होते हैं। नेक्स्ट है कि डाटा माइनिंग इवॉल्व एज अ मैकेनिज्म टू कैटर द लिमिटेशंस ऑफ ओएलटीपी सिस्टम। ओएलटीपी सिस्टम्स के अंदर जो हमारे पास लिमिटेशंस थी, डाटा माइनिंग उसको कैटर करता है और डील मैसिव सेट्स विद हाई डायमेंशनलिटी, न्यू डाटा टाइप्स, मल्टीपल हेटेरोजेनियस डाटा सोर्सेज etc। और इसकी वजह से हमारे पास जो डाटा सेट्स होते हैं जिनके अंदर हाई डायमेंशनलिटी होती है, डाटा टाइप्स होती हैं डिफरेंट और हेटेरोजेनियस डिफरेंट किस्म की रिसोर्सेज से डाटा आ रहा होता है, तो ये डाटा माइनिंग इसको हैंडल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन कंट्रास्ट टू डाटा माइनिंग स्टैटिस्टिक्स इज अजम्पशन ड्रिवन। डाटा माइनिंग तो हमारे पास एक्सप्लोरेटरी है जबकि स्टैटिस्टिक्स होती है ये अजम्पशन ड्रिवन होती है। उसके बाद जो डाटा माइनिंग होती है वो हमारे पास बेसिकली डिस्कवरी ड्रिवन होती है, जितना हम डिस्कवर करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हम चीज़ें मिलती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि डैश इज टेक्निक विच, ये हमने पहले पढ़ लिया है क्लस्टरिंग वाला। अच्छा, अब हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी मैच्योर और वेल अंडरस्टूड है और बिजनेस जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हैं और क्लियर हैं, अंडरस्टूड हैं, तो इसके अंदर हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कंपनी में हमारे पास कंपनी को टेक्नोलॉजी की श्योरिटी नहीं है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है तो हम बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो अगर हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हैं, रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्लियर हैं, टेक्नोलॉजी मैच्योर है, तो हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कि डाटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टाइटली इंटीग्रेटेड, ये पहले कवर हो चुका है। अच्छा, अब किम्बल्स आइटरेटिव डाटा वेयरहाउस डेवलपमेंट अप्रोच ड्यू ऑन डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस टू डेवलप द बिजनेस डायमेंशनल लाइफ साइकिल। किम्बल ने क्या किया था, डाटा वेयरहाउस की डेवलपमेंट की एक अप्रोच बनाई थी जिसके अंदर उसने डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस को अप्लाई करके एक बिजनेस डायमेंशनल लाइफ साइकिल बनाई थी, जिसके अंदर उसने बिजनेस पर फोकस किया था और उसके लिहाज से बिजनेस पर फोकस करते हुए उसने डाटा वेयरहाउस डेवलपमेंट की अप्रोच बनाई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किम्बल की जो डाटा वेयरहाउस की डेवलपमेंट की अप्रोच है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। प्रोजेक्ट को प्लान करने के बाद हम देखते हैं कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको डिफाइन करते हैं। रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने के बाद हमारे पास 3 इसके ट्रैक्स होते हैं, एक टेक्निकल ट्रैक होता है, एक डाटा का ट्रैक होता है और एक एप्लीकेशन का, एनालिटिक एप्लीकेशन का ट्रैक होता है। तो टेक्निकल का जो हमारे पास ट्रैक होता है इसके अंदर हम टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं।
फिर टेक्निकल आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के बाद हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं कि जब हमने एक बार टेक्निकल आर्किटेक्चर बना लिया तो अब हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उसको इंस्टॉल करना है। डाटा ट्रैक के अंदर हम डायमेंशनल मॉडलिंग करते हैं। डायमेंशनल मॉडलिंग करने के बाद फिजिकल डिज़ाइन बनाते हैं और फिर डाटा की स्टेजिंग डिज़ाइन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। जो एनालिटिक एप्लीकेशन ट्रैक है उसके अंदर हम सबसे पहले एनालिटिकल एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशंस करते हैं और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट करते हैं। जब ये तीनों ट्रैक्स हमारे फुलफिल हो जाते हैं, एक ट्रैक ये नहीं होगा कि एक ट्रैक कंप्लीट हो गया तो हम आगे चले जाएंगे, हमें तीनों ट्रैक्स के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है। जब तीनों ट्रैक्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम डिप्लॉयमेंट में जाते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करने के बाद फिर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ पर फोकस किया जाता है। और एक चीज़ होती है जो शुरू से लेकर एंड तक चल रही होती है, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बिजनेस डायमेंशनल लाइफ साइकिल है बाय किम्बल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू। ये आपने जो है ना बिल्कुल रट लेनी है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको देखेंगे, एक सीक्वेंस में चीज़ें हैं। पहले रिक्वायरमेंट डेफिनेशन आती है, फिर हमारे पास पैरेलल ट्रैक्स आते हैं टेक्निकल के, डाटा के और एनालिटिक एप्लीकेशंस के। उनके अंदर आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, डायमेंशनल मॉडलिंग है, स्पेसिफिकेशन है, फिर फिजिकल डिज़ाइन है, प्रोडक्ट सिलेक्शन है, डेवलपमेंट है, फिर डाटा स्टेजिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, फिर डिप्लॉयमेंट है और फिर मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ हैं। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं प्रिपेयर। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट के अंदर ये श्योर किया जाता है कि जो डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से सिमिलर हो। जो अच्छा रिपीट हो रहे हैं मैं उनको स्किप करूंगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि मैं बीच में स्किप क्यों कर रहा हूँ। पाइपलाइन पैरेललिज्म क्या चीज़ होती है कि हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जीक्यूटेड उनको इंक्रीज करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली क्या होता है कि टास्क बेसिक स्लो एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन नंबर ऑफ टास्क जो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो इंक्रीज हो जाएं। ये पाइपलाइन पैरेललिज्म होता है। ये इंक्रीज करता है थ्रूपुट ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन, यानी टास्क ज़्यादा एग्जीक्यूट, थ्रूपुट का मतलब है नंबर ऑफ टास्क ज़्यादा एग्जीक्यूट हो, लेकिन नॉट ऑन डैश सब टास्क एग्जीक्यूशन टाइम। जो सब टास्क एग्जीक्यूट हो रही है उसके टाइम को डिक्रीज करने पे ये फोकस नहीं करता कि वो जल्दी हो जाए, वो जितने मर्जी टाइम पे हो लेकिन ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। ये पाइपलाइन पैरेललिज्म फोकस करता है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ये रिपीट हो रहा है। वन नीड टू, ये भी रिपीट है। फोकसिंग ऑन डाटा वेयरहाउस डिलीवरी ओनली ऑफन एंड अप रीबिल्डिंग। अगर हम सिर्फ डिलीवरी पर फोकस करेंगे तो हमें दोबारा से डाटा वेयरहाउस बनाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा प्लान चैन के साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर हम आर्किटेक्चर, ये भी रिपीट हो रहा है, पाकिस्तान, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। अच्छा, पेस्ट कोडिंग एक सिस्टमेटिक फील्ड सैम्पलिंग प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है फील्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन पेस्ट प्रेशर एंड क्रॉप इंजरी। यानी जो भी पेस्ट प्रेशर और क्रॉप इंजरी के ऊपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं इसको पेस्ट कोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मास्टर फाइल्स जो हैं, ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप कर देते हैं। रिडंडेंसी जो होती है ये अपडेट अनोमलीज कॉज करती है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन ये मिड टर्म का है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये हमारे पास है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज जो होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं सेट ऑफ टूल्स दैट लेट यू एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड कंसोलिडेट डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू सिंगल और मल्टीपल डेस्टिनेशन सपोर्टेड बाय डीटीएस कनेक्टिविटी। तो एक पहले एमसीक्यू आया था जिसका आंसर था सिंगल और मल्टीपल डेस्टिनेशंस, और अभी ये है कि एक सेट ऑफ टूल्स आपको ये प्रोवाइड कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर टूल्स होते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन या गाइडलाइन नहीं होती बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। नेक्स्ट है, ठीक है रिपीट हो रहा है। उसके बाद है एग्जीक्यूशन। जब हमारे पास एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली या स्टॉप कर दी जाती है किसी एरर की वजह से, ये दो ही एग्जीक्यूशन में सिचुएशन होती हैं। अगर तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है तो ट्रांजैक्शन को कमिटेड टू डेटाबेस कर दिया जाता है, लेकिन अगर फेल हो गई है तो उसको रोल बैक कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। अच्छा, रोल अप एसेस जो होती है इन्फॉर्मेशन की, ये प्रोवाइड की जाती है रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग ANSI स्टैंडर्ड एसक्यूएल। इसका ANSI आंसर है कि ANSI स्टैंडर्ड एसक्यूएल के जरिए से हम रोल अप एसेस इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है कि अब हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर एक सोर्स जो है 01 यूज़ करिए और सेकंड सोर्स 10 यूज़ करिए मेल और फीमेल को स्टोर करने के लिए, तो क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हमने देखना है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी जब हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है, एक जगह पर इकट्ठा करना है, एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बनाने के लिए, तो हमें पता नहीं चलेगा हम 0 को ट्रांसफॉर्म करें मेल में या 1 को ट्रांसफॉर्म करें मेल में, तो ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंट्रिंसिक स्क्यू प्रॉब्लम हैश बेस्ड जॉइन में क्या होती है। इंट्रिंसिक स्क्यू का मतलब ये होता है कि डाटा के अंदर स्क्यू उसका पार्ट है, इंट्रिंसिक स्क्यू है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि
जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल गिवन है कि सीएस का एक सब्जेक्ट है, लेकिन नॉन सीएस उसको ज़्यादा लेना शुरू कर दें कि हमें सीएस के बारे में थोड़ा पता चल जाए। कंप्यूटर साइंस का बेसिक कोर्स है, समर कैंप में जो सीएस के स्टूडेंट थे उन्होंने तो पहले पढ़ लिया था नॉर्मल सेमेस्टर में, लेकिन समर कैंप में वो नहीं पढ़े, समर कैंप में नॉन सीएस पढ़े, तो ये डेटा में एक स्क्यू आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास पैरेललिज्म प्रॉपर अचीव नहीं होता। नेक्स्ट है कि ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है 4 डायनेमिक एट्रीब्यूट्स रिकॉर्डेड बाय स्कॉट्स। अच्छा, डायनेमिक एट्रीब्यूट वो होते हैं जो चेंज होते हैं, स्टैटिक एट्रीब्यूट वो होते हैं जो एक बार आ गया ना तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं। फार्मर का नेम एक बार चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास केस स्टडी में से है। फार्मर नेम चेंज नहीं होगा, उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, उसकी जो फील्ड है वो चेंज नहीं होगी, उसका एरिया कितना है, उसकी जो वैरायटी उसने बीज एक बार बो दिया है वो चेंज नहीं होगा, जो जिस डेट को वो उसने बीज बोया था वो भी चेंज नहीं होगा, और बोने का मेथड क्या था वो भी चेंज नहीं होगा। ये स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन अब पेस्ट स्काउटिंग जो स्काउट्स होते हैं वहाँ विजिट करते हैं, वो देखते हैं कितना स्प्रे हुआ है, कितने कीड़े हैं, तो ये तमाम चीज़ें चेंज होती हैं। डेट ऑफ विजिट क्या थी उसके आने की, चेंज होगी, एक बार आएगा, फिर अगले हफ्ते फिर आएगा, अगले महीने फिर आएगा। उस टाइम कीड़े कितने थे, पेस्ट पॉपुलेशन चेंज होगी। सीएलसीवी यानी हमारे पास जो पत्ता तोड़ बीमारी है वो कितनी क्वांटिटी में है, ये भी चेंज होगी हर बार। प्रीडेटर पॉपुलेशन भी हर बार चेंज होगी कि कीड़े जो खाने वाले कीड़े हैं वो कितने हैं। पेस्टिसाइड स्प्रे कितनी डेट को किया गया ये भी चेंज होगा, और पेस्टिसाइड कितना यूज़ किया गया ये भी चेंज होगा। तो ये हमारे पास डायनेमिक एट्रीब्यूट्स हैं जो चेंज हो सकते हैं। स्टैटिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, तो इसमें से आपने कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा आता है करेक्ट इनकरेक्ट। द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑलवेज अकर्स इन ट्रेडिशनल ओएलटीपी सिस्टम्स एज वेल एज इन डीडब्ल्यूएच। तो ये बेसिकली जो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम होती है ये ओएलटीपी में नहीं होती बल्कि डीडब्ल्यूएच में होती है। ओएलटीपी के अंदर हमारे पास ज़्यादातर ऑर्फन डाटा नहीं होता, बल्कि हमारे पास डाटा वेयर हाउस के अंदर ज़्यादा ऑर्फन डाटा होता है। मतलब ऐसा डाटा होता है पता नहीं होता कि किस क्या इसका पेरेंट है, क्या इसका रेफरेंस है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ज़्यादातर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही वो देते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कम ही देते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास वन वे क्लस्टरिंग जो होती है लोकल व्यू देती है, जबकि टू वे क्लस्टरिंग ग्लोबल व्यू देती है। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो वन वे क्लस्टरिंग होती है ग्लोबल व्यू देती है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वन वे क्लस्टरिंग ग्लोबल व्यू देगी, जबकि टू वे क्लस्टरिंग होगी वो हमारे पास रो और कॉलम बेस्ड होगी और मोर डिटेल व्यू होगा और लोकल व्यू होगा। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। ये क्वेश्चन पीटा हम पहले देख चुके हैं कि टाइम कॉन्टिन्यूअस लॉग एंट्रीज में क्या क्या इश्यूज आते हैं। उसके बाद है कि हमारे पास एग्जांपल्स देनी है डाटा वेयर हाउस के लिए इन फील्ड में। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारे पास बैंक है, एक हमारे पास यूनाइटेड बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर हमारे पास यूफोन है, पीटीसीएल है, पाकनेट है। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास पीआई है, गवर्नमेंट में नादरा, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं डाटा वेयर हाउस की। उसके बाद हमारे पास बिजनेस रूल्स कैसे वैलिडेट हुए डाटा स्टूडेंट डेटाबेस में, लैब लेक्चर्स में। स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर हमारे पास हमने एक रूल बनाया था कि जो स्टूडेंट बीएस के अंदर आएंगे वो एटलीस्ट 16 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, जो मास्टर्स में आएंगे एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। तो फिर हमने बिजनेस रूल्स को आइडेंटिफाई किया, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको वायलेट कर रहा हूँ। दूसरा ये कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है उसका एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, उस पैटर्न में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट बिजनेस रूल्स हैं जो हमने वैलिडेट किए थे डेटाबेस में। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट। अच्छा, मीडियन इज ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। करंट वैल्यू फील्ड मेथड वी कैन ट्रैक एज मेनी चेंजेस एज वी विश, ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, व्हाट इज क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग और टेलीकॉम ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी। पायलट प्रोजेक्ट एक छोटा प्रोजेक्ट होता है, ये हाईली रिकमेंड किया जाता है डाटा वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन में कि पूरा डाटा वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करने के बजाय एक पायलट प्रोजेक्ट बना दिया जाए। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती हैं? तो अगर आप देखें, खुद ही कॉमन सेंस लगाएं कि छोटा प्रोजेक्ट हम इसलिए बना रहे होते हैं कि एक तो हमें पता चल जाए कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर लेंगे जब हम बड़ा डाटा वेयर हाउस बनाएंगे। दूसरा ये कि डाटा वेयर हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम पायलट प्रोजेक्ट बना देते हैं। फिर हमारे पास यूज़र्स हैं, उनको वैल्यू दिखा दें पायलट प्रोजेक्ट से कि डाटा वेयर हाउस की क्या वैल्यू है, ताकि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करें। एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, एक पैटर्न सा बन जाता है कि इस पैटर्न की बेस पे हम बड़ा डाटा वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं, डाटा की डेमोग्राफिक्स हमें पता चल जाती हैं कि किस तरह का डाटा है, क्या टाइप्स हैं, तो मतलब मसले निकल के आने शुरू हो जाते हैं। और जो पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लिमिटेड डाटा के साथ काम कर लेते हैं, जबकि डाटा वेयर हाउस के अंदर ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्ड किया गया ऑर्गेनाइजेशन में ये डबल होता है, तो इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इस इंक्रीज को। ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है ग्रेन का, ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डेंस इंडेक्स रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट है। अच्छा, डाटा जो होता है डैश ऑफ समथिंग रियल, तो ये एब्स्ट्रैक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग रियल होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ 1 and 2। ये एब्स्ट्रैक्शन और रिप्रेजेंटेशन दोनों चीज़ें होती हैं डाटा किसी
असल चीज़ की। उसके बाद होता है कि इंफॉर्मेशन एज में जो डिसफंक्शनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इम्पेयर्ड फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही थी, अपने डाटा छुपा के रखती है, दूसरों से शेयर नहीं करती। जबकि हमारे पास जो एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना डाटा ओपन अवेलेबल रखते हैं और वैल्यू एडिंग डाटा होता है, जबकि डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट एडिंग डाटा होता है। तो इसका जो आंसर है ये डिसफंक्शनल है, और बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे रिलेटेड दे दिया कि अगर कोई और एमसीक्यू आता है। उसके बाद है कि मैनी डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फुल पोटेंशियल पर डिलीवर नहीं करते, क्योंकि वो वन टाइम अंडरटेकिंग कर लेते हैं डाटा क्वालिटी की एज पार्ट ऑफ यूएटी, यानी जब यूजर से एक्सेप्टेंस टेस्ट करा रहे होते हैं उसी टाइम अंडरटेकिंग करते हैं डाटा क्वालिटी की, बाद में डाटा क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता। तो डाटा क्वालिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें हर वक्त रखनी चाहिए। और यहाँ पर यूएटी से क्या बनता है, ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बनता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिस्टिक्स हमारा अजम्पशन ड्रिवन था, लेकिन जो डाटा माइनिंग होता है हमारा ये नॉलेज ड्रिवन होता है। और अगर यहाँ पर डिस्कवरी या एक्सप्लोरेटरी आएगा तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन हैं इनमें जो नॉलेज ड्रिवन है ये सबसे ज़्यादा सूट करता है ऑप्शन। उसके बाद है कि बिल एनमॉन जो क्या था उसने बोला था कि डाटा वेयर हाउस क्लासिकल एप्लीकेशन के बजाय डाटा ड्रिवन होता है। क्लासिकल एप्लीकेशंस में आप पहले क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट डिफाइन करने के बाद प्लान बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप डिज़ाइन बनाते हैं, फिर एंड पे जाके डाटा आता है। जबकि डाटा वेयर हाउस के अंदर आप डाटा से स्टार्ट करते हैं और उल्टा चलते हैं। तो ये बिल एनमॉन ने कहा था कि ये डाटा ड्रिवन होता है। उसके बाद है नेस्टेड लूप जॉइन जो होता है, अगर हमारे पास m आउटर रोज हैं टेबल में और n जो है इनर टेबल में, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी m मल्टीप्लाई बाय n बन जाएगी, mn। उसके बाद है कि अगर एवरी की इन डाटा फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन इंडेक्स फील्ड देन इट इज कॉल्ड डेंस इंडेक्स। और उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन जो होती है ये न्यूली प्रेजेंटेड ऑब्जर्वेशन और असाइन करती है इसको प्री डिफाइंड क्लास में, यानी ग्रुप्स में क्लासेस में उनको लेके आ जाती है जो क्लासिफिकेशन होती है। उसके बाद है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डेफिनेशन phase in Kimball development approach, activities like debriefing, documentation and prioritization are considered to be part of business requirements collection। नहीं, ये इसका गलत आंसर है पोस्ट कलेक्शन। बिजनेस रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, और उससे पहले रिक्वायरमेंट प्री प्लानिंग करते हैं हम। रिक्वायरमेंट प्री प्लानिंग में देखते हैं कि हमारा प्लान क्या है, उसके बाद हम उनकी कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद जो डीब्रीफिंग होती है और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रायोरिटाइज करते हैं किसको पहले चलाना है, वो हमारे पास पोस्ट कलेक्शन में आता है। कलेक्शन करने के बाद हम ये सारा काम करते हैं। इसका राइट आंसर है पोस्ट कलेक्शन। नेक्स्ट है कि गोल ड्रिवन अप्रोच ऑफ डाटा वेयर हाउस डेवलपमेंट वाज रिजल्ट ऑफ डैश वर्क। तो गोल ड्रिवन अप्रोच थी बेसिकली ये हमारे पास किम्बल का रिजल्ट थी। जो हमारे पास एक अप्रोच थी SOM, SOM, ये हमारे पास इन दोनों भाइयों ने बनाई थी, बॉर्नमैन और ऑल्ब्रिक वॉर्म ने। लेकिन जो हमारे पास गोल ड्रिवन अप्रोच है जो कि डिटेल में पूरी फिगर भी मैंने आपको दिखाई थी, ये राल्फ किम्बल ने बनाई है। उसके बाद है कि डैश इंडेक्स यूजेस इवन लेस स्पेस, स्पार्स इंडेक्स लेस स्पेस यूज करता है देन डेंस इंडेक्स, लेकिन इसके अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो ये हमारा आंसर है स्पार्स और डेंस। स्पाइरल मॉडल जो होता है ये हमारे पास आइटरेटिव मॉडल होता है, रिस्क ओरिएंटेड होता है और सीक्वेंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल पे बनता है। तो इसके ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि रिस्क ओरिएंटेड मॉडल कौन सा है, तो ये स्पाइरल मॉडल है। नेक्स्ट है कि मोस्ट इग्नोर्ड स्टेप ड्यूरिंग डाटा वेयर हाउस डेवलपमेंट कौन सा है। तो हम डाटा वेयर हाउस डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं, स्कीमा भी डिफाइन करते हैं, विजन भी डिफाइन हो जाता है, लेकिन सक्सेस क्राइटेरिया डेवलपमेंट नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है सक्सेस क्राइटेरिया डेवलपमेंट, इसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। वाटरफॉल जो होता है हमारे पास ये एक सिंपल लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है, और इसके बाद फिर हमारे पास स्पाइरल मॉडल होता है जिसके अंदर वाटरफॉल के सीक्वेंसेस को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज जो डेवलपमेंट अप्रोच होती है, डैश इज पोजीशनड एट फाइंडिंग रिव्यू एंड प्रायोरिटाइजेशन मीटिंग। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट की रैपअप प्रेजेंटेशन होती है, यानी रैपअप का मुराद है कि अब रिक्वायरमेंट रैपअप हो गई, अब इसकी प्रेजेंटेशन बनाई जाए, तो उसके अंदर फिर हम फाइंडिंग रिव्यूज और प्रायोरिटाइजेशन मीटिंग को करते हैं। तो ये इसका आंसर है रैपअप प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है कि टिपिकल साइकिल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन डाटा वेयर हाउस कंप्राइजेस ऑफ द सीक्वेंस। तो इसके अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो ये वाला सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हम डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करने के बाद हम क्यूए टीम को बताते हैं कि ये चीज़ जो है ये ठीक है या नहीं। जब क्यूए टीम कहती है ये चीज़ ठीक है, इसको प्रूव कर देती है, फिर हम इसको प्रोडक्शन में ले जाते हैं। तो प्रॉपर हमारे पास इसका ये आंसर बनता है। नेक्स्ट है कि अ डैश इंडेक्स इफ फिट्स इन मेमोरी रिपीट और अ डेंस इंडेक्स इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यू डू नॉट नो द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड नो आइडिया अबाउट देयर एट्रीब्यूट्स। तो जहाँ पर हमें डाटा का आइडिया नहीं होता ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। नेक्स्ट है कि डैश डू नॉट टिपिकली कीप द इंडेक्स वैल्यूज इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये हमारे पास जो हैश बेस्ड इंडेक्स है ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रखता, जबकि बी ट्री इंडेक्स बाइनरी ट्री है ये सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। डेंस इंडेक्स भी हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, स्पार्स इंडेक्स में भी सॉर्टेड ऑर्डर होता है, लेकिन हमारे पास जो हैश बेस्ड होता है ये हैश फंक्शन की बेस पे होता है, इसमें सॉर्टेड ऑर्डर पे डाटा वैल्यूज इंडेक्स की नहीं होती।
नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लस्टरिंग द टर्म डिस्टेंस मीन, डिस्टेंस का मतलब है कि डाटा आपस में कितना सिमिलर है, तो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी ऑफ रिकॉर्ड डिस्टेंस बताता है। उसके बाद ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। अच्छा, अब डाटा माइनिंग डेफिनेशन के अंदर जो वैल्यू होती है इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस कितनी है। वैल्यू का मतलब है इंपॉर्टेंस, जो कॉस्ट होगी उसका मतलब है कि पैसे कितने लग रहे हैं, लेकिन वैल्यू हमें इंपॉर्टेंस ऑफ द हिडन पैटर्न डिस्कवर्ड बताती है। अच्छा, जो आउटकम होती है क्लासिफिकेशन की वो हमारे पास होती है डिस्क्रीट, लेकिन जो हमारे पास एस्टिमेशन होती है ये कंटिन्यूस होती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो होती है ये कहती है कि तमाम प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएं आपस में, तो ये होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद होता है कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं गिवन, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर गिवन है, हमने बताना है कि कौन सा एट्रीब्यूट है। तो एक्सटेंट ऑफ विच डाटा इज इन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के अंदर है, आप उसको समझ सकते हैं। और क्लियर डाटा है तो ये इंटरप्रेटेबल डाटा होता है, यानी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब वैल्यूज़ कितनी प्रेजेंट है डाटा के अंदर, तो ये कंप्लीटनेस बताती है कितना डाटा कंप्लीट है। और हमारे पास डाटा करेक्टनेस जो होती है ये फ्री ऑफ एरर होता है, या एक्यूरेसी अगर इसका आंसर हो वो प्रॉपर आंसर है एक्यूरेसी, या फ्री ऑफ एरर भी हम इसको चूज कर सकते हैं। अब जो बी ट्री इंडेक्स होता है इसका जो लोअर लेवल इंडेक्स होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके अंदर एक तो हमारे पास डाटा वैल्यू होती है जो भी इंडेक्स की होती है हमने, और साथ में रो आईडी होती है कि वो वाली जो डाटा वैल्यू है ये किस रो में पड़ी है, वो रो आईडी हमें बता रही होगी। तो ये इस तरह से बी ट्री का स्ट्रक्चर होता है जो लीफ पे होता है। अब डाटा जो होता है ये फ्यूल होता है ऑफ द डाटा वेयर हाउस, तो डाटा फ्यूल होने की वजह से डाटा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस होती हैं, इनको जब हम माइन करते हैं तो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद है पेडर पैरेललिज्म के अंदर अगर हम स्पीड अप करना है एन विद एन पार्टीशंस, तो इसको इंश्योर, किस चीज़ को इंश्योर करना पड़ता है कि एक तो हमारे पास कंप्यूटेशन रिसोर्सेज इनफ अवेलेबल हैं। क्यूरी कोऑर्डिनेटर जो होता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए क्योंकि ये सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है। वर्ड एंड ईच पार्टीशन ऑलमोस्ट सेम, पार्टीशन जो है वो एक सेम वर्क करें, किसी पार्टीशन को ज़्यादा काम ना मिल जाए बाकी को काम ना मिल जाए, तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं। उसके बाद है कि कौन सी चीज़ें हैं जो डाटा क्वालिटी एनालिसिस प्रोजेक्ट में नहीं की जाती, तो हमारे पास डिफाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंप्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर इंप्रूव की जगह कंप्रेशन आ गया, तो कंप्रेशन ऐसी चीज़ है जो नहीं की जाती, नॉट एन एक्टिविटी। उसके बाद है कि डाटा क्वालिटी वैलिडेशन टेक्निक्स कौन कौन सी नहीं है, तो हमारे पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, डाटा क्वालिटी रूल्स है, डाटा हिस्टोग्रामिंग है और एट्रीब्यूट डोमेन है। एट्रीब्यूट डोमेन की जगह इंडेक्सेस दे दिया, तो ये हमारे पास वैलिडेशन की टेक्निक नहीं है। उसके बाद वन ऑफ द प्री कंडीशन टू डिसाइड अबाउट द ऑपरेशन टू बी पैरेललाइज्ड इज दैट, कि हमारे पास जब प्री कंडीशन होती हैं उसको पैरेललाइज करने के लिए वो क्या होती हैं कि ऑपरेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। जब इंडिपेंडेंट ईच अदर होगा तभी डिफरेंट प्रोसेसेस में अलग अलग उनको भेजेंगे। उसके बाद क्या है कि इंडेक्स वैल्यूज़ को सॉर्टेड ऑर्डर में कौन नहीं रखता, ये रिपीट हो रहा है। पैरेललिज्म जो होता है एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अगर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, एसएमपी अवेलेबल है, सफिशिएंट इनपुट आउटपुट अवेलेबल है, बैंडविड्थ उसकी और अंडर यूटिलाइज्ड सीपीयूज अवेलेबल हैं, तभी हमारे पास पैरेललिज्म होता है। उसके बाद है कि पैरेललिज्म हार्डवेयर आर्किटेक्चर कौन सा नहीं है, एसएमपी हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, एमपीपी भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, नॉन यूनिफॉर्म नुमा भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, शेयर मेमोरी है, ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। उसके बाद है कि ऐसी एग्जांपल बताओ डाटा डायमेंशन क्वालिटी डायमेंशंस की जो मिन ऑपरेटर यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिलीवेबिलिटी और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाटा। बिलीवेबिलिटी का मतलब है कि डाटा कितना ट्रस्टवर्दी है, और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाटा यानी हमारे पास जितना डाटा नीडेड था क्या उतना ही है, उससे ज़्यादा या कम ना हो। उसके बाद है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज होते हैं स्पीड अप भी इंक्रीज होता है, लेकिन हमारे पास लीनियर स्पीड अप होना चाहिए। अब कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू जो बैरियर नहीं है इस लीनियर स्पीड अप को अचीव करने के लिए, तो बैरियर का मतलब है रुकावट। अहमद रा जो है ये रुकावट है, स्टार्टअप भी एक रुकावट है, स्टार्टअप में शुरू में जो टाइम लग जाता है वो उसको रुकावट बनाता है लीनियर स्पीड अप को। स्क्यू भी एक रुकावट है कि जब एक प्रोसेस को ज़्यादा डाटा मिल जाता है एक को कम मिल जाता है। और इंटरफेरेंस भी एक रुकावट है कि जब हम पाइपलाइंस के अंदर डालते हैं डाटा तो पाइपलाइंस को एम्प्टी करने में टाइम लगता है, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये नो इंटरफेरेंस इसका आंसर है कि ये हमारे पास एक बैरियर नहीं है, जबकि इंटरफेरेंस हमारे पास एक बैरियर है। इन डैश इंडेक्स द ith बिट इज सेट टू 1 इफ ith रो ऑफ डाटाबेस टेबल, तो ये बिटमैप इंडेक्सिंग होती है जिसके अंदर रो के लिहाज से जहाँ अगर वहाँ पर डाटा अवेलेबल है तो उसको उस बिट को हम 1 सेट कर देते हैं। डैश लिस्ट ईच आइटम टर्म इन कलेक्शन only once and then shows a list of all documents and that contain the given term। तो हमारे पास जो इन्वर्टेड इंडेक्स होता है ये हमारे पास जो ईच टर्म होती है उसको एक बार दिखाता है और फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स बताता है। वैसे जो हमारे पास नॉर्मल इंडेक्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स बताता है और बताता है उस डॉक्यूमेंट में क्या आइटम है,
जबकि इन्वर्टेड उल्टा है, ये बताता है कौन सा टर्म जो है, कौन सा आइटम है किस डॉक्यूमेंट में है, इस वजह से इसको इन्वर्टेड इंडेक्स बोला जाता है। जो स्पीड अप का फॉर्मूला है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सीरियल प्रोसेसर पे कितना टाइम लग रहा था उसको डिवाइड करते हैं पैरेलल प्रोसेसर के टाइम से, तो हमारे पास स्पीड अप आ जाता है कि कितनी स्पीड इंक्रीज हुई है पैरेलल प्रोसेस की वजह से। अगर सीरियल प्रोसेस का टाइम ज़्यादा होगा, पैरेलल प्रोसेस का टाइम कम होगा, तो हमारी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी। Dash is the degree to which data accurately reflects the real world object the data represent। तो ये हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट करता है ये इंट्रिंसिक डाटा क्वालिटी होती है, और जो डाटा का यूज कितना अच्छा हुआ है ये हमारे पास रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी होती है। ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। उसके बाद है कि अब कंपनी जो है मल्टी मिलियन रो कस्टमर टेबल है, और स्मार्ट टेक्निक अगर वो यूज़ करती है जिसके अंदर ट्री डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है, तो हमारे पास लॉग एंड टाइम लगेगा। ट्री डाटा स्ट्रक्चर में ज़्यादातर लॉग एंड टाइम लगता है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ नेस्टेड लूप जॉइन। तो नेस्टेड लूप जॉइन के ये रिपीट हो रहा है, मैंने आपको बता दी क्या क्या वेरिएंट्स हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी तो हमारे पास लेस टाइम लगेगा गिवन अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये किस चीज़ को रेफर करती है, ये स्केल अप को रेफर करती है। यानी जहाँ पर मोर रिसोर्सेज का वर्ड है, दिस इज बेसिकली स्केल अप। ठीक है, स्पीड अप जो होता है ये पैरेललिज्म से रिलेटेड होता है, जबकि स्केल अप होता है ये हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज से अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, द ऑप्टिमाइजर यूजेस हैश जॉइन टू जॉइन टू टेबल्स इफ दे आर ज्वाइंड यूजिंग इक्वी ज्वाइन। तो हमारे पास जो हैश ज्वाइन होती है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए यूज होती है। उसके बाद है कि रिसोर्सेज इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन डाटा साइज, द टाइम इज कांस्टेंट। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अब जो दोबारा मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, अगर हमारे पास रिसोर्सेज प्रोपोर्शनली लेस टाइम बता रही हैं, यानी जब आपने रिसोर्सेज ऐड की लेकिन टाइम डिक्रीज हो गया, तो फॉर गिवन अमाउंट ऑफ डाटा, एक डाटा के लिए टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्पीड अप होता है। अच्छा, अब अगर आपने रिसोर्सेज ऐड कर दी हैं, ठीक है, लेकिन टाइम कांस्टेंट रख रहे हैं आप, और हमारा जो डाटा साइज इंक्रीज हो रहा था लेकिन टाइम हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये स्केल अप होता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर हम टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारे पास स्पीड अप होगा, लेकिन अगर हम टाइम कांस्टेंट रख रहे हैं और रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हुए इतना इंक्रीज करें कि टाइम कांस्टेंट रह जाए डाटा इंक्रीज होने से, तो ये स्केल अप होता है। उसके बाद a product means meets the formally defined requirement specification yet fails to be a quality product from the customer perspective. This means the requirements were defective। यानी हमने प्रोडक्ट बना लिया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को फॉलो करा है, लेकिन कस्टमर उसको पसंद नहीं करा, तो इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ही डिफेक्टिव थी, ठीक नहीं थी। उसके बाद क्या है कि बिलीवेबिलिटी क्या होता है, मैंने बता दिया। कंसिस्टेंसी इंटेग्रिटी जो होता है ये डाटा वैलिडेशन टेक्निक नहीं होती, रिपीट हो रहा है। ओर्स लॉ ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, पहला लॉ ये कहता है कि डाटा जो होता है जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा अच्छी बात है। डाटा की जो क्वालिटी होती है वो उसके स्ट्रिंजेंट यूज़ पे डिपेंड करती है। डाटा की क्वालिटी जो होती है उसकी कलेक्शन पे नहीं बल्कि यूज़ पे डिपेंड करती है। उसके बाद है कि जितना लीस्ट चांस होंगे किसी चीज़ के अकर होने की, उतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक होगी जब वो अकर होगी। ये हमारे पास और उसके लॉ हैं। तो डाटा जो होता है ये अगर यूज़ नहीं हो रहा, करेक्ट नहीं होगा। डाटा क्वालिटी फंक्शन ऑफ इट्स यूज नॉट इट्स कलेक्शन, डाटा विल नॉट बी बेटर मोर स्ट्रिंजेंट यूज, ये तमाम लॉज हैं। जबकि डाटा डुप्लीकेशन कैन बी हार्मफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉ नहीं है। तीन लॉ ये हैं। चौथा ये है कि जो जितने कम चांसेस होंगे उतना ट्रॉमेटिक होगा जब अकर करेगा। और पांचवा ये है कि जैसे जैसे सिस्टम की एज बढ़ती जाती है क्वालिटी की प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती रहती हैं। ये पांच लॉ आपने याद रखने हैं। डैश इज नोन एज अ स्टेट ऑफ बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड एंड बीइंग विदाउट इक्वल, ये यूनिकनेस होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा क्वालिटी में क्या चीज़ नहीं आती, यूनिकनेस आती है, एक्सेसिबिलिटी आती है, कंसिस्टेंसी आती है, रिलायबिलिटी नहीं आती। यूनिकनेस का मतलब है वन ऑफ इट्स काइंड, एक्सेसिबिलिटी का मतलब है डाटा इजीली रिट्रीवेबल हो, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डाटा जो है कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करे और हर जगह पर सेम डाटा हो। Every key in the data file is represented in index file, then it is called dense index. One of the main reason for failure of data warehouse deployment is data quality। अगर data quality को हम सही नहीं रखेंगे तो हमारे पास data warehouse deployment फेल हो जाएगी। उसके बाद मेन ऑपरेटर जो होता है ये कंजर्वेटिव होता है और ये वीकेस्ट डाटा क्वालिटी को लेता है, और जो हमारे पास थोड़ा सा लीनियंट होता है, लिबरल होता है, वो हमारे पास मैक्स ऑपरेटर होता है। उसके बाद है डैश इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस इन मीटिंग एंड एफिशिएंसी। तो हमारे पास जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है ये हमारे पास काम करती है इफेक्टिवनेस इन मीटिंग और एफिशिएंसी पर फोकस करती है फॉर द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। जबकि जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है वो जस्ट ये इंश्योर करती है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो जाए, बस। जो इंप्रूवमेंट है वो कहती है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कम से कम रिसोर्सेज में मीट हो। नेक्स्ट है हमारे पास
मोस्ट डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन टुडे डू नॉट यूज डैश इन फॉर्मेट डेटाबेस, तो डिफरेंशियल इंटेग्रिटी को यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हमने देखा था कि ट्री स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं तब भी हमारे पास स्मार्टली यूज़ करने से लॉग एंड कम्प्लेक्सिटी आती है, और जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उनके लिए लॉग एंड कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी को आजकल अवॉइड ही कर देते हैं क्योंकि कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास एक टास्क है टी टाइम यूनिट्स ले रही है सिंगल डाटा आइटम पर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जो टास्क एन डाटा आइटम्स पे लगेगी एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगी, तो वो एन मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिट्रीवल के लिए जो बनाया जाता है ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन अपडेट उसके अंदर स्लो होती है। ये हमारे पास इन्वर्टेड इंडेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर जो टर्म होती है वो पहले लिखी जाती है और फिर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो इंक्लूडेड है वो लिखा जाता है। तो जहाँ जो हमारे पास इंडेक्सेस दोबारा बनाने पड़ेंगे, कोई चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी, तो जहाँ जहाँ जिस जिस डॉक्यूमेंट में वो टर्म होगी वहाँ वहाँ हमें अपडेट करना पड़ेगा। डैश रेफर्स टू द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल डाटा ऑपरेशन अक्रॉस मल्टीपल पार्टीशंस ऑफ डाटा। तो ये हमारे पास डाटा पैरेललिज्म होता है जो पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है सिंगल डाटा ऑपरेशन को। डाटा जो होता है डाटा वेयर हाउस में, इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, इसकी सिर्फ पोटेंशियल वैल्यू होती है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी पैरेलाइज, तो ऐसी टास्क जो सिक्वेंशियल हो या एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हो वो पैरेलाइज नहीं हो सकती। लार्ज टेबल्स कैन पैरेलाइज हो सकते हैं, लार्ज इंडेक्सेस पैरेलाइज हो सकते हैं, पार्टीशन इंडेक्स कैन पैरेलाइज हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, पैरेलाइज नहीं मैं बोल रहा, पैरेललाइज बोल रहा हूँ, पैरेललाइज हो सकते हैं। ज्वाइन इज आइडेंटिफाइड बाय मल्टीपल टेबल्स इन डैश क्लॉज, तो हमारे पास जब ज्वाइन हम करते हैं तो फ्रॉम क्लॉज से करते हैं। ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, स्किप कर सकते हैं। स्पार्क इंडेक्स जो होता है ये फर्स्ट वैल्यू इन ब्लॉक लेता है, ये रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट। टाइमलीनेस जो होता है ये अप टू डेट डाटा के लिए एट्रीब्यूट होता है। बाकी तमाम मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या होते हैं। अच्छा, अब डाटा पैरेललिज्म के अंदर हमारे पास जो वर्क डन बाय क्वेरी प्रोसेसर जो होता है ये मिनिमम होना चाहिए क्योंकि ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारे पास पैरेललिज्म अचीव नहीं होगा क्योंकि ये सीक्वेंस में काम करता है। तो इसका जो वर्क होता है मिनिमम ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, इतना कम हो कि जीरो तक पहुंच जाए। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉइनिंग टेबल्स, ये दोबारा फिर हमारे पास मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। ये डेंस वाला मैंने आपको बता दिया, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है कि हमारे पास जो डाटा का यूज़ होता है बेसिकली उसकी जो यूटिलिटी होती है रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी होती है, और जो उसकी रियल पिक्चर होती है वो इंट्रिंसिक डाटा क्वालिटी होती है। उसके बाद डाटा क्वालिटी एश्योरेंस का भी मैंने बता दिया कि कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट टू द प्री एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स, और उनको इफेक्टिव एफिशिएंट वे में करना, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। उसके बाद नेस्टेड लूप ज्वाइन में हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ मैचिंग रोज जो रिटर्न होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइन वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेबल्स, यानी पहले हम ए टेबल के रोज लें और उसके लिहाज से बी को मैच करें, या पहले बी की लें फिर ए को मैच करें, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारी क्यूरी पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ टेबल्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा उससे। बिटमैप इंडेक्सिंग के अंदर जो लेंथ ऑफ बिट वेक्टर होता है ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद जितने ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे वो बताया जाएगा कि उस रो में वो रिकॉर्ड है या नहीं। उसके बाद डैश ऑपरेटर प्रूव्स यूजफुल इन मोर कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो हमारे पास एप्लीकेबल टू डायमेंशन ऑफ टाइमलीनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, जो मैक्स ऑपरेटर होता है ये टाइमलीनेस और एक्सेसिबिलिटी के अंदर जो हमारे पास कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हैं उनके अंदर हेल्पफुल होता है। जो बिलिबिलिटी और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसके लिए अंदर हमारे पास मेन ऑपरेटर यूज होता है। नेस्टेड लूप ज्वाइन केस के अंदर अगर हमारे पास m रोज हैं आउटर टेबल के अंदर, n रोज हैं इनर टेबल के अंदर, तो हमारे पास जो टोटल टाइम लगेगा वो m मल्टीप्लाई बाय n लगेगा। उसके बाद अज्यूम अ कंपनी विद अ मल्टी मिलियन कस्टमर टेबल n रोज, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो होगी वो हमारे पास नाइव अप्रोच अगर हम फॉलो करें n लगेगी, अगर स्मार्ट अप्रोच फॉलो करें तो हमारे पास log n लगेगी। अगर हम इसको सिंपली डिसरिगार्ड कर दें, इग्नोर कर दें, तो O ऑफ 1 टाइम लगेगा क्योंकि इग्नोर करने में, जान छुड़ाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद है बिटमैप इंडेक्स जो होता है ये अप्रोप्रिएट होता है हमारे पास लो कार्डिनलिटी डाटा के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी लंबी लेंथ बन जाएगी बिटमैप इंडेक्सिंग की। डाटा वेयर हाउस के अंदर हमारे पास लेगेसी सिस्टम का डाटा इंक्लूड होता है। उसके बाद डीनॉर्मलाइजेशन होती है, स्पीड अप कर देती है डाटा रिट्रीवल को। हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। डेंस इंडेक्स अगर मेमोरी में फिट होगा रिपीट। ऑल डाटा जो होता है ये भी रिपीट है। रिप्रेजेंटेशन होता है और एब्स्ट्रैक्शन होता है। पाइपलाइन पैरेललिज्म के हैंड आइडिया है कि हम बिग टास्क को ब्रेक करते हैं सब टास्क के अंदर, उसको कंकरेंटली प्रोसेस करते हैं स्ट्रीम ऑफ डाटा इन मल्टीपल ओवरलैपिंग स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और इसका एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम थ्रूपुट को इंक्रीज करते हैं, जो सब टास्क हैं उनके टाइम को डिक्रीज करने पे फोकस नहीं करते। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस प्रोसेसर इज कॉल्ड स्क्यू। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तो ये स्क्यू हो जाएगा। उसके बाद है द गोल ऑफ आइडियल पैरेलल इज टू कंप्लीटली पैरेललाइज दोस पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन। तो हमारे पास क्या होता है कि स्मॉलर पोर्शन ऑफ प्रोग्राम सिक्वेंशली होना चाहिए और मैक्सिमम जो होता है वो पैरेलल होना चाहिए। कम से कम ऐसा पोर्शन हो जो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट हो। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास m रोज टेबल A की हैं मैच करें कंडीशन में और B असेस किया गया है m टाइम्स, ठीक है, तो B टेबल के अंदर जो इंडेक्स पड़ा हुआ था, अच्छा अगर इंडेक्स नहीं पड़ा होगा तो बात और हो जाएगी। अगर इंडेक्स पड़ा हुआ था और एक इंडेक्स को असेस करने के लिए हमारे पास
ए इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड होती हैं टू रीड द डाटा ब्लॉक फॉर ईच स्कैन, यानी एक स्कैन के लिए डाटा ब्लॉक रीड करने के लिए ए इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड है और बी इनपुट आउटपुट फॉर ईच डाटा ब्लॉक, और बी इनपुट आउटपुट चाहिए डाटा ब्लॉक को रीड करने के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ असेसिंग टेबल बी क्या होगी? तो एक जो हमारे पास सिंगल डाटा ब्लॉक होगी उसकी हो जाएगी ए प्लस बी, और टोटल हमारे पास m रोज हैं तो m मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि डाटा माइनिंग एक्सप्लोरेटरी रिपीट हो रहा है, डाटा माइनिंग OLTP को वाले मसले को खत्म करता है, रिपीट हो रहा है, क्लस्टरिंग रिपीट हो रहा है। अच्छा, तो मैयर द क्वांटिफाई द सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, यानी डिस्टेंस जो होता है डाटा के अंदर, डिफरेंट टेक्निक्स आर अवेलेबल, डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं उनमें से पियर्सन कोरिलेशन है और यूक्लिडियन डिस्टेंस है। ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसकी डिस्टेंस बताने की। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ग्लोबल व्यू हमारे पास कौन सा प्रोवाइड करता है? वन वे क्लस्टरिंग प्रोवाइड करता है। लोकल व्यू कौन सा प्रोवाइड करता है? टू वे क्लस्टरिंग प्रोवाइड करता है। डेटा वेयर हाउस के अंदर इंश्योर किया जाता है, रिपीट हो रहा है, इंडस्ट्री वाला भी रिपीट हो रहा है, डिक्रीजिंग वाला भी रिपीट हो रहा है, सिविल बुरी रिपीट, रीबिल्डिंग रिपीट, कॉटन ग्रोइंग रिपीट, डाटा प्रोफाइलिंग रिपीट, एनी डायरेक्शन रिपीट रिपीट। अच्छा, ये डाटा डैश कंट्रीब्यूट्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल डाटा। तो लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, अगर हम डाटा को स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे और इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो अंडर यूटिलाइजेशन होगी वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल डाटा की, और हमारे पास डिसीजन सपोर्ट अच्छी नहीं होगी, लिमिटेड कैपेबिलिटी मिल जाएगी। DTS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है कि हम उन डाटा सोर्सेज और डेस्टिनेशन को आपस में कनेक्ट कर दें जो कि OLE डाटाबेसेस होती हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये वाला रिपीट हो रहा है, टूल्स वाला, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट है। और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज वी शुड फॉलो स्टैंडर्ड्स फॉर, तमाम चीज़ों के स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। किम्बल अप्रोच जो होता है, सेकंड फेज ऑफ डाटा वेयर हाउस, हमारे पास रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, पहला प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है, फिर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन के बाद हमारे पास पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट होता है, और फिर हमारे पास मेंटेनेंस एंड ग्रोथ होती है। ये अच्छे से रट्टा लगा लें किम्बल की जो अप्रोच है उसका, शॉर्ट लॉन्ग MCQ हर चीज़ के लिए। बिल मोन जो कहता है डाटा ड्रिवन होना चाहिए, डाटा वेयर हाउस जो होता है वो पॉपुलेट किया जाए पहले, उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड की जाए, ये बिल मोन कहता है। वाटरफॉल मॉडल जो होता है तब अप्रोप्रिएट होता है जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइंड होती हैं। बॉटम इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास तब की जाती है जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकती लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को, इसका ये राइट आंसर है। जब टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी तो हम टॉप डाउन करेंगे, जब बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तब भी हम टॉप डाउन करेंगे, जब रिक्वायरमेंट्स वेल डॉक्यूमेंटेड होंगी तब भी हम टॉप डाउन करेंगे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने का नहीं पता तो हम बॉटम अप करेंगे। टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो होता है ये स्पेसिफाई करता है प्रोजेक्ट शेड्यूल, नहीं सॉरी ये गलत आंसर है इसका। टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन यानी हम अभी आर्किटेक्चर का डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारा आर्किटेक्चर किस तरह का होगा, तो ये रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स बताता है कि हमारे टेक्निकल में किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स पता चल जाते हैं फिर हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन और इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके बाद क्या है, वेस्टरमैन्स कहता है कि जब कंपनी गोल्स कंसर्न है तो इंटायर कंपनी जो होती है ये सेम डायरेक्शन में परसू करती है, और ये यूज़र ओरिएंटेड या यूज़र ड्रिवन हमारे पास अप्रोच होती है वेस्टरमैन वाली। ये कहता है कि जो कंपनी परस्यू करेगी सेम डायरेक्शन में जो भी यूज़र होंगे कंपनी के, अगर कंपनी के गोल्स कंसर्न किए जाएं। उसके बाद है बिल एंड मॉन, ये कहता है डाटा ड्रिवन, रिपीट हो रहा है। द ऑपरेशन फेज ऑफ फंडामेंटल डाटा वेयर हाउस इंक्लूड डाटा वेयर हाउस शेड्यूल मेंटेनेंस। तो हमारे पास जो ऑपरेशन फेज होता है फंडामेंटल डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल मॉडल का, इसको शेड्यूल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इसको चेक कर लीजिएगा पेज 288 से कि ये किस चीज़ में हमारे पास ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन ही इसका लग रहा है आंसर वैसे, लेकिन चेक कर लीजिएगा, जो चीज़ मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन है वो मुझे बतानी चाहिए, वरना आप गलत मार्क करेंगे पेपर में। बाकी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इंशाल्लाह एक्यूरेट चीज़ें होंगी। फॉलोइंग द कोडिंग स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट हेल्प्स टू मिनिमाइज द फ्यूचर रीवर्क, यानी हम कोडिंग स्टैंडर्ड्स को करते हैं मेंटेन डेवलपमेंट में ताकि हमारा फ्यूचर रीवर्क कम से कम हो। कमेंट्स ऐड करते हैं, स्टैंडर्ड्स लेकर आते हैं, इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, बाद में कम काम करना पड़े। एज पर किम्बल बिजनेस प्रोसेस जो होता है ये मेन ऑपरेशनल प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल ठीक इसका आंसर है। तो बिजनेस प्रोसेस की बेस पर ही वो हमारे पास पूरा प्लान बना कर दिया उसने। इन डैश फेज ऑफ फंडामेंटल डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल वर्किंग मॉडल ऑफ डाटा वेयर हाउस डिप्लॉयड फॉर सिलेक्टिव यूजर्स। तो प्रोटोटाइप के अंदर हम एक मॉडल्स हाउस का बना देते हैं। वाटरफॉल जो है ये सिंपल, ये रिपीट हो रहा है। ड्रॉबैक्स वाटरफॉल मॉडल का ये है कि कस्टमर जो हैं डिप्लॉयमेंट के दौरान प्रोडक्ट को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रोडक्ट तभी डिप्लॉय होगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कस्टमर उसको प्रोडक्ट को नहीं देख सकेंगे डेवलपमेंट के दौरान। स्पाइरल मॉडल जो होता है ये तीनों इसके आंसर हैं, ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद नॉलेज डिस्कवरी जो होती है डेटाबेस के अंदर, ये ओवरऑल प्रोसेस है यूजफुल नॉलेज को डिस्कवर करने का, और इसका फिर एक सब प्रोसेस डाटा माइनिंग होता है। ओवरऑल जो प्रोसेस होता है नॉलेज को डिस्कवर करने का डेटाबेस के अंदर, ये नॉलेज डिस्कवरी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डाटा माइनिंग इज ऑल अबाउट नॉलेज डिस्कवरी,
हिडन पैटर्न्स, हिडन रिलेशंस, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं, ये तमाम चीज़ें डाटा माइनिंग करती है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लस्टरिंग द टर्म डिस्टेंस मीन्स डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी, ये मैंने पहले आपको बता दिया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट के बाद क्यूए से प्रूव करें, फिर प्रोड्यूस करें, रिपीट हो रहा है। फॉर स्मूथ डाटा वेयरहाउस इंप्लीमेंटेशन वन ऑफ द रिकमेंडेशन इज टू हैव फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन टू द प्रोजेक्ट। एक रिकमेंडेशन ये है कि फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। उसके अलावा और भी रिकमेंडेशन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिएगा। नॉर्मली इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव, ये भी अब एक और रिकमेंडेशन आ गई कि हमारे पास क्या होता है कि इंटरफेरेंस वाइल हैविंग डिफरेंट डेटाबेस एनवायरनमेंट्स ऑन सिंगल सर्वर। नहीं, ये इसका गलत आंसर है। नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स होने चाहिए डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए, ताकि जब हम डेवलपमेंट में काम करें तो प्रोडक्शन को इफेक्ट ना करें। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसको आपने राइट आंसर को मार्क कर लेना। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कन्फर्म, वो कन्फर्म होती हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, तो क्लस्टरिंग होती है अनसुपरवाइज लर्निंग और क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग होती है, ठीक है। माइनिंग मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस लॉ यूजर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, रिपीट हो रहा है। टेक्निकल आर्किटेक्चर डिवाइन सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन अबाउट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, कहाँ विद इन द टीम, अपवर्ड टू द मैनेजमेंट, आउटपुट द वेंडर्स, ऑल ऑफ द अबव। इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो न्यू डेवलपर्स होते हैं ये कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते ऑलरेडी एग्जिस्टेंट कोड को, तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड कोड बनाना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कमेंट्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। और मेंटेनेंस इशू भी लेके आता है, लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द कोड, ये भी लेके आता है। तो इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस है, ठीक है। ये तमाम मसले आते हैं इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से। उसके बाद है इन 4 सेल क्वाड्रेंट टेक्निक, क्वाड्रेंट वर्टिकल एक्सिस रेफर टू द पोटेंशियल इंपैक्ट वैल्यू। पोटेंशियल इंपैक्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस बताता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो फिजिबिलिटी बताता है। तो हम वो वाली चीज़ चूज़ करते हैं जो फिजिबल भी हो और उसका इंपैक्ट भी काफ़ी अच्छा हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी एग्जीक्यूट पैरेलल विद अदर एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, नीचे बड़ा सा डब्बा उसका बना हुआ था, तमाम चीज़ों के साथ ये चलती है। व्हाट मीन वाज, ये मेटा डाटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टॉप 10 मिस्टेक दैट शुड बी अवॉइडेड इन डाटा वेयरहाउस एनवायरनमेंट। तो हमें एक नॉट बीइंग अ रिकमेंडेटिव पर्सन, ये मिस्टेक नहीं है बल्कि एक रिकमेंडेशन है, तो ये मिस्टेक में नहीं आएगा, इस नॉट वन ऑफ द जिसमें ये सिलेक्ट हो जाएगा। हमें अकोमोडेटिव पर्सन नहीं होना चाहिए, हम किसी की बात सुनेंगे तो हम उनको कैसे पूरा करेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, मिस्टेक नहीं है। इन डैश फेज ऑफ किम्बल अप्रोच वी आइडेंटिफाई द कंपोनेंट नीडिंग नाउ इन फ्यूचर। तो आर्किटेक्चर डिजाइन अप्रोच जो होती है उसके अंदर हम रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स देखते हैं, ये जो मैंने ऊपर बताया था ना कि रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स देखते हैं, तो ये यहाँ पर इसका कंफर्म भी हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ चेन डाटा, ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, ये भी मिड टर्म नहीं, ये भी है। नॉन यूनिफॉर्म यूज ऑफ एब्रिविएशंस जो होती हैं, ये हमारे पास सिंटैक्टिकली डाटा में आती हैं, इसको इरेगुलरिटीज बोला जाता है। सिंटैक्टिकली डाटा में दो चीज़ें होती हैं, लेक्सिकल एरर्स हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं। इरेगुलरिटीज में हम नॉन यूनिफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों का। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ELT जो होता है, प्रोसेस एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म, ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। If one of the relation table do not satisfy one of more integrity constraints, then the data is semantically dirty. तो integrity constraints अगर फॉलो नहीं हो रही तो ये semantically dirty डाटा होता है। उसके अलावा डाटा में अगर डुप्लीकेशंस आ रही हैं तो ये भी semantically dirty डाटा होता है। Which of the following is not task of data transformation? तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्जन भी होती है, समराइजेशन, रिचमेंट होती है, फुल डाटा रिफ्रेश नहीं होता। ये वैसे भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट था। रोबोटिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो डाटा वेयर हाउस के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है चेंज डाटा, ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। इन केस ऑफ मल्टीपल सोर्सेज फॉर सेम डाटा एलिमेंट वी नीड टू प्रायोरिटाइज द सोर्स सिस्टम पर एलिमेंट बेसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड रैंकिंग। जब हम प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं सोर्स सिस्टम्स को उनके एलिमेंट बेसिस के तौर पर, तो हमारे पास ये रैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हैं एक डाटा एलिमेंट के लिए, कि हमें किस सोर्स से वो डाटा एलिमेंट उठाना चाहिए, कहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ये हम रैंकिंग के ज़रिए से करते हैं। उसके बाद डाटा माइनिंग में हमें नहीं पता होता, अननोन होता है शुरू में, डोंट नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, फिर हमें एकदम चीज़ें मिलती हैं, हम खुश हो जाते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डाटा वेयर हाउस डिज़ाइन एक्टिविटीज़। तो हम एंड यूज़र इंटरव्यूज़ और री इंटरव्यूज़ करते हैं, सोर्स सिस्टम कैटलॉगिंग भी करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को डिफाइन करते हैं, लेकिन सिस्टम विजन डेवलपमेंट हम नहीं करते। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ में से आया हुआ है, उसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं, उसके अलावा एक चौथी चीज़ भी है, और ये सिस्टम विजन डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये बनता है। अ टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच इज यूजफुल व्हेन टेक्नोलॉजी इज मैच्योर्ड एंड वेल अंडरस्टूड। यस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी मच क्लियर, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। तो ये इसके तीनों आंसर बनते हैं। लेकिन जो टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो बेस्ट आंसर बनता है वो बनता है रिक्वायरमेंट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। जब रिक्वायरमेंट्स वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं तो तभी हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ से शुरू करते हैं, टॉप से डाउन की तरफ जाते हैं। तो बेस्ट आंसर इसका ये बनता है, लेकिन इसका ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे फ्लॉड क्वेश्चन लग रहा है। हो सकता है कि ये 3 आंसर दे के बीच में ऑल ऑफ द अबव लिखा हो। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथोडोलॉजीज फॉर डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो हमारे पास गोल ड्रिवन भी होती है, डाटा ड्रिवन भी होती है,
और यूज़र ड्रिवन भी होती है। वेस्टरमैन वाली यूज़र ड्रिवन थी, डाटा ड्रिवन हमारे पास बिलियन मॉन वाली थी, और उसके अलावा गोल्ड ड्रिवन हमारे पास किम्बल वाली थी, और वो जो दो भाई थे अल्ब्रिक और दूसरा बॉलमिन, और वो वाली भी थी। सिस्टम ड्रिवन हमारे पास कोई नहीं होती। इसके अलावा भी जो अप्रोचेज हैं वो भी आप एक दो याद कर लें, टोटल 5 आपको पता होनी चाहिए। 5 अप्रोचेज पूछ ली जाती हैं, मेथडोलॉजीज पूछ ली जाती हैं डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा 2 अगर मैं आपको बताऊँ, वाटरफॉल होती है, स्पाइरल होती है, RAD होती है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह से आपने कोई 5 याद रख लेनी है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा माइनिंग डेफिनेशन द वैल्यू मीन इंपॉर्टेंस रिपीट हो रहा है, डाटा माइनिंग रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट है। रिपीट वाले मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है, और लेंथी वीडियोस आप लोग देखते नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। लेंथी वीडियोस देखा करें ताकि आपका फ़ायदा हो, अच्छा GPA। सिर्फ पास होने के लिए वीडियोस ना देखा करें कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं और पास हो जाते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं होती। आपने लाइफ में आगे काम भी करना है, आपने इंडस्ट्री में भी जाना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें, लेंथी वीडियोज़ देख के भाग न जाया करें। फॉर स्मूथ DWH प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन द रिकमेंडेशन इज़ टू हैव फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर। ये रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड, और ये भी रिपीटेड है, और ये भी ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर मैंने सेलेक्ट किया था, रिपीटेड है। अच्छा, 4 सेल क्वाड्रेंट टेक्निक होती है। जो क्वाड्रेंट वर्टिकल एक्सिस होता है ये इम्पैक्ट को रेफर कर रहा होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विजिबिलिटी को। रिपीट है ये भी। उसके बाद ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। जो रिपीट है उनको स्किप करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। ये मिड टर्म का डाटा था सारा, ये भी रिपीट हो रही हैं चीज़ें सारी। ओके, ये भी रिपीट है। वाटरफॉल मॉडल ये भी रिपीट हो रहा है। ये तमाम चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ डिटेल में, और इनकी कंसेप्ट भी आपको बता दी है ताकि अगर शॉर्ट लॉन्ग में तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो, आप पेपर भर के आ जाएं। उसके बाद ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, वीडियो का 1 और प्लस हो गया। तो कोई नया MCQ आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल रिपीटेड, रिपीट। क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट भरा हुआ है क्या सिर्फ? ये वाला डिफरेंट आया। विच ऑफ फॉलोइंग इज द नॉट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डायनामिक एट्रीब्यूट्स। डायनामिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं। तो डेली सेल का डाटा भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है हर वक्त। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ हर किसी की एक बार सेम ही लिख दी जाती है। In context of requirement definition phase, dash is positioned as finding review and prioritized meeting। तो ये हमारे पास रैप अप मीटिंग होती है, ये भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज का कौन सी पार्ट है? तो रिसोर्सेज को ऑब्टेन करना, प्राइमरी स्कोप और जस्टिफिकेशन एस्टेब्लिश करना, और ऑर्गेनाइजेशन की रेडनेस देखना डाटा वेयर हाउस के लिए कितनी है। तो ये तमाम ऑप्शंस जो होते हैं ये प्रोजेक्ट प्लानिंग में आते हैं। इसके बाद फिर रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन की जाती है। पहले रिक्वायरमेंट डेफिनेशन करने से पहले देखना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार है, स्कोप क्या होगा और रिसोर्सेज क्या क्या हैं वो हमने ऑब्टेन कर लिए या नहीं। गोल ड्रिवन अप्रोच जो होती है ये किम्बल लेके आए थे। सॉम वाली जो गोल ड्रिवन थी वो हमारे पास बॉलेन और अल्ब्रिक लेकर आए थे। उसके बाद यूजर ड्रिवन वेस्टरमैन लेके आए थे, डाटा ड्रिवन बिलियन मॉन लेके आए थे। ये तमाम नाम याद रख लें। इन कंट्रास्ट टू डाटा माइनिंग स्टैटिस्टिक्स इज अजम्पशन ड्रिवन, इसका आंसर है। उसके बाद सपोज द अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डबल एक्सपोनेंशियल, रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट है पोस्ट कलेक्शन वाला। और अच्छा, यूजर डू नॉट केयर हाउ एडवांस द फ्रंट एंड ऑफ योर WH। उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि आपका कितना एडवांस फ्रंट एंड बनाया हुआ है, ये होता है कि उनका काम पूरा हो, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो टाइमली मैनर में उनको मिल जाए। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से, सॉफ्टवेयर से कैसे इंप्लीमेंट हुए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस अपना काम चाहिए। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ मेंटेनेंस एंड ग्रोथ फेज इन किम्बल DWH अप्रोच। तो एजुकेशन हमारे पास मेंटेनेंस एंड ग्रोथ में आती है, हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन के अंदर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो एक तो ये है कि एजुकेशन कंसीडर करते हुए ना हमें ओवरवेलम नहीं करना चाहिए यूज़र्स को, और उनको उनकी जो नीड्स हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। दूसरा ये कि डाटा वेयर हाउस अगर हमारा लेट हो गया तो एजुकेशन को भी लेट कर दिया जाए। डाटा वेयर हाउस की इम्प्लीमेंटेशन के बाद एजुकेशन कर दी जाए, और एजुकेशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमने कंसीडर करनी होती हैं। टेक्निकल एजुकेशन भी पार्ट होता है, प्रोग्राम की सपोर्ट भी पार्ट होती है। जो इंटरफेस डिप्लॉयमेंट होती है ये हमारे पास मेंटेनेंस का पार्ट नहीं होती, ये मेंटेनेंस से पहले ही इंटरफेस डिप्लॉयमेंट हम कर जाते हैं, जो कि डिप्लॉयमेंट फेज़ के अंदर होती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैटिक एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये तमाम स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं, ये चेंज नहीं होते, एक बार फिक्स हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद 3 पैरेलल ट्रैक्स जो होते हैं कन्वर्ज करते हैं किस फेज़ पर, डिप्लॉयमेंट फेज़ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ डी नॉर्मलाइजेशन। तो हमारे पास प्री ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग टेबल्स, ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, स्किप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेक्निक ऑफ चेंज, ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नॉर्मली टर्म DWH फेज टू द बिजनेस यूज़र। बिजनेस यूज़र को तब हमें चीज़ें मिलती हैं जब एप्लीकेशन देते हैं, तो ये एनालिटिक एप्लीकेशन ट्रैक जो होता है ये फेज टू द बिजनेस यूज़र है। उसके बाद इफेक्टिव यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स अमंग अदर फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस मैंने आपको बताई थी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद इन कंटेक्स्ट ऑफ एनालिटिक एप्लीकेशन ट्रैक, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्टिविटी कैन बिगिन आफ्टर डेटाबेस डिज़ाइन। ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं। डेटाबेस डिज़ाइन कंप्लीट होना चाहिए, हिस्टोरिकल डाटा लोड होना चाहिए, डाटा एक्सेस टूल्स और मेटा डाटा अवेलेबल होने चाहिए, तभी हम एनालिटिक एप्लीकेशन ट्रैक के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करते हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट फेज वी शुड फॉलो स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल ऑफ द गिवन। तमाम स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। किम्बल अप्रोच में रिक्वायरमेंट डेफिनेशन सेकंड फेज है। पहला फेज प्रोजेक्ट प्लानिंग है, बिल्ड ऑन मॉन डाटा वेयर हाउस पहले पॉपुलेट कर दिया जाए, ये कहता है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और अगर कोई न्यू MCQs आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और रिपीट 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 हो रही हैं, तमाम कॉन्सेप्ट्स रिपीट हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास ये क्या चीज़ है, ओके, एज पर किम्बल डैश इज़ द मेन, ये भी रिपीट है, मुझे लगा नया डिफरेंट है कुछ। ओके ओके, ये रिपीट हो रही हैं सारी चीज़ें, कुछ नया डाटा आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, टेकन जॉइंटली द एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम्स और नेचुरली इवॉल्विंग सिस्टम फॉर्म्ड अ स्पाइडर वेब, ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। रिडंडेंट डेटा इज परफॉर्मेंस, ये भी मिड टर्म का है कॉन्सेप्ट। ओके, goal of indexing is to look at a few blocks as possible to find the matching records. Repeat technique that is used to perform these feats, यानी ये जो काम करने हैं डाटा माइनिंग मॉडलिंग में, the act of model building is something that people have been doing for a long time, काफ़ी अरसे से लोग कर रहे हैं, certainly before the dash of computers और data mining technology, before the advent of computers ये काम किया जा रहा है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में होते थे उनमें भी ये काम किया जाता था। डिनॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्पीड अप कर देती है डाटा रिट्रीवल को। हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है, ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। ऑटोमेटेड पर्सपेक्टिव एनालिसिस फॉलोड बाय डाटा माइनिंग मूव बियॉन्ड द एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स प्रोवाइडेड विद द रिस्पेक्टिव टूल्स टिपिकल ऑफ OLTP। नहीं, OLTP की जो रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस हैं उनको ख़त्म करता है, लेकिन जो ऑटोमेटेड पर्सपेक्टिव एनालिसिस आ रहा है, जो डाटा माइनिंग मूव बियॉन्ड द एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट, एनालिसिस जो पास्ट इवेंट्स का कर रहा था, रेस्पेक्टिव टूल्स टिपिकल ऑफ DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से जो हम एनालिसिस कर रहे थे पास्ट इवेंट के, उनसे बियॉन्ड ये चला जाता है जो डाटा माइनिंग होता है। तो इसका राइट आंसर बनता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और अगर यहाँ पे लिमिटेशंस बताई जाएँ कि उन लिमिटेशंस को ओवरकम करता है, तो उसका आंसर OLTP बनता है। उसके बाद है डाटा वेयर हाउस में इंक्लूड लेगेसी सिस्टम, डाटा रिट्रीवल, कॉमन, ये भी रिपीट हो रही हैं सारी चीज़ें। टिपिकली प्रॉपर्टी ये भी मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है। डेंस इंडेक्स, रिपीट 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 रिपीट। अब रिपीट चीज़ें कवर करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इनको स्किप कर रहा हूँ। कोई न्यू कॉन्सेप्ट आता है देन आई विल टेल यू। ओके, दिस इज वन। The degree of similarity between two records, often measured by numerical value between dash and dash, usually depends on application characteristics. तो 0 और 1 के दरमियान हम सिमिलैरिटी बताते हैं, और ये एप्लीकेशन की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इसके अलावा मिन मैक्स जितनी भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स मैट्रिक्स होते हैं, तमाम 0 और 1 के दरमियान होते हैं। तो अगर आपको कोई रेंज दी जाए और आंसर ना आ रहा हो, तो आपने 0 एंड 1 सेलेक्ट कर लेना है चुप करके। उसके बाद जो 2 रिक्स को रिड्यूस करता है हाउस ऑफ क्वालिटी होता है। न्यूमा स्टैंड्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, जो कि पैरेलल आर्किटेक्चर है, और ये चीज़ें भी रिपीट। ओके, डाटा माइनिंग जो होता है ये सिमिलैरिटीज बिटवीन सर्चिंग फॉर द वैल्यूएबल विजुअल इन्फॉर्मेशन द डार्ज डाटाबेस, यानी बहुत बड़ी डाटाबेस है, उसके अंदर से आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाल लें। तो ये ऐसे है जैसे आप पत्थरों में, पहाड़ों में से पत्थर निकालते हैं जिनके अंदर गोल्ड होता है। तो इट इज़ बेसिकली माइनिंग अ माउंटेन फॉर वेन ऑफ अ वैल्यूएबल ओर, तो इसका आंसर है वेन। उसके बाद है with data mining the best way to accomplish this by setting aside some of your data in a vault to isolate it from mining process, यानी कुछ डाटा को आप सेपरेट कर लेते हैं, जब माइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो रिजल्ट को टेस्ट कर लिया जाता है अलग डाटा से, यानी कुछ डाटा पे आप ट्रेन करते हैं और कुछ के से आप टेस्ट करते हैं, तो वॉल्ट में आप उसको छुपा के रख लेते हैं डाटा को। किम्बल आर्किटेक्चर का बता दिया है मैंने ऑलरेडी। स्मूथ डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन, वी मस्ट बी अ टेक्नोलॉजिस्ट,
नहीं, हमें एक डिप्लोमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स है। ड्यूरिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्टिविटी मस्ट आल्सो गिव कंसिडरेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन में हमें ऑर्गेनाइजेशन को भी फोकस करना चाहिए, ट्रू है। उसके बाद इसका आंसर एक्सट्रीम आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, जिसके अंदर हम इन्वेस्टिंग ईयर कर देते हैं आर्किटेक्चर में, एक्सट्रीम आर्किटेक्चर डिज़ाइन। मोस्ट रिसेंट अटैक जो होता है ये बॉलमॉम अटैक था, जिसके अंदर 0.5 मिलियन बेल्स जो हैं ये लॉस हो गई थी। यूज़ ऑफ डाटा वेयर हाउस आर नॉलेज वर्कर, इन अदर वर्ड्स यूज़र्स जो होते हैं वो डिसीजन मेकर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसके बाद ये क्या है, डाटा माइनिंग बेस्ट वे टू कम्प्लीट दिस बाय सेटिंग असाइड सम ऑफ योर डाटा इन द वॉल्ट। पहले वॉल्ट पूछा गया था टू कंफर्म द मॉडल्स वैलिडिटी, कि मॉडल ठीक है या नहीं। क्लासिफिकेशन जो होती है ये क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड कर देती है। बिजनेस ऑर्स में हमारे पास OLTP सिस्टम्स जो होते हैं ये पैरेलल एग्जीक्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे होते। OLTP सिस्टम इसका आंसर आएगा। जब उन्होंने बैच अपडेट्स करनी होती हैं तब वो उसको यूज़ करते हैं। इन कंट्रास्ट टू स्ट्रेटेजिक डाटा माइनिंग जो होती है ये हमारे पास नॉलेज ड्रिवन होती है या फिर एक्सप्लोरेटरी होती है। एज अपोज टू आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन, एस्टिमेशन कंटिन्यूस वैल्यूज के साथ डील करती है। गोल ऑफ आइडियल पैरेललिज्म, ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, कोई नया आता है कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ओके, नेस्टेड लूप जॉइन केस, अगर m आउटर रोज टेबल है और n इनर टेबल में है तो हमारे पास टोटल टाइम कैपेसिटी O ऑफ mn बनेगी, रिपीट हो रहा है। उसके बाद ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिविटी ऑफ डाटा क्वालिटी एनालिसिस प्रोजेक्ट। तो हमारे पास डिफाइन, मेजर, एनालाइज और इम्प्रूव होता है, कंप्रेशन नहीं होता। ये भी रिपीट हो रहा है आई थिंक। और डाटा माइनिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ हिडन प्रेडिक्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर लार्ज, ये एक्सट्रैक्शन है कि वो निकालना हिडन प्रेडिक्टिव इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द लार्ज डेटाबेसेस। और अगर आपको किसी ने बोला कि एक गुड मॉडल है जो कस्टमर यूजेज को प्रेडिक्ट करता है तो आप अपनी कस्टमर बेस को यूज़ करते हुए उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें, तो इसका आंसर है कस्टमर बेस। उसके बाद है डाटा माइनिंग यूजेस स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड रेगुलरिटीज इन डाटा। नेक्स्ट मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। डायमेंशनल मॉडलिंग टेक्निक इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर डाटा वेयर हाउसिंग एज कम्पेयर टू नॉर्मलाइजेशन। ये मिड टर्म का कॉन्सेप्ट था वैसे। डाटा वेयर हाउसिंग ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग आर डैश एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नन ऑफ द गिवन नहीं आएगा। ये मिड टर्म के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, इनको स्किप करते हैं। ओके सो यहाँ पर ये लेक्चर एंड होता है या ये वीडियो एंड होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। काफ़ी मुश्किल होता है स्प्रिंग के सीज़न में वीडियोस रिकॉर्ड करना, बिकॉज जो AC वाला रूम होता है जनरली नॉर्मली वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो आपको एक सेपरेट रूम में आना पड़ता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड की है, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि फ़ीडबैक दीजिएगा। मे इट बी अ गुड फीडबैक और बैड फीडबैक, तो किसी भी किस्म की आप फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन लाजमी दीजिएगा ताकि पता चले कि कोई वीडियोस देख रहा है और किसी का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि चैनल की हेल्प हो फॉर ग्रोथ। मैं इस चैनल को शायद बाद में कंटिन्यू ना करूं, लेकिन मैं किसी को हैंड ओवर भी कर सकता हूं, तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर दिस ग्रोथ, द चैनल ऑफ दिस क्वालिटी कंटेंट। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।